ये कहानी एक ऐसे अनाथ लड़के की है जो कि काफी ज्यादा बेवकूफ था, पर समय के साथ साथ वो कैसे एक ताकतवर योद्धा बनता है और अपने किंगडम के ऊपर राज करता है। ये कहानी टैटो क्लाइन की है, जो कि एक ऐसी दुनिया में रहता है जहाँ पे युद्ध और वॉर्स होना एक आम बात है। पर ये एक अकेडमी में पढ़ता है जिसके अंदर इसे मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि एक अच्छा सोल्जर बन सके। पर ये उस मिलिट्री के अंदर एक अनाथ बच्चा था, इसी वजह से इसे इधर से उधर बच्चों द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। पर उसी दौरान इसका इस अकेडमी के अंदर एक दोस्त भी था जिसका नाम मिकेज था, जो कि इसकी हर बुरी और अच्छी परिस्थिति में इसका साथ देता था। ये दोनों एक इलाइट क्लासेस अटेंड किया करते थे क्योंकि एक इलाइट सोल्जर बनना चाहते थे। उसी दौरान इनकी जो सेरेमनी है वो ख़त्म होने पे आती है, यानी कि ग्रेजुएट होने वाले थे। पर उससे पहले इनका एक टेस्ट होना था जिसके अंदर मिकेज कहता है शायद से वो टेस्ट मुश्किल होगा, हमारा पास करना थोड़ा मुश्किल है। पर टेटो से कहता है नहीं, मैं उसे ज़रूर पास करके रहूँगा, मेरा यही एक गोल है। ये कहने के बाद वो अपने डोररूम्स में चले जाते हैं जहाँ पे कि वो दोनों आगे और भी बातें करते हैं। उसी दौरान मिकेज जो था वो उसे बताता है कि वो ही उसकी फैमिली का एक हिस्सा है। रात में जब वो सोता है उसे डरावने सपने आने वाले ही थे कि वो उठ के अपने मिकेज फ्रेंड को बताने लग जाता है वो एक अनाथ है और अभी तक जितना भी उसका साथ जिसने दिया है वो मिकेज है, इसलिए वो मिकेज को अपनी फैमिली मानता है। इसी बात पे मिकेज उससे कसम खाता है कि उसकी हर अच्छी और बुरी परिस्थिति में अपना डट के साथ दिया करा करेगा। ये कहने के बाद में उनका अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे कि एक लास्ट मिशन उन्हें देना था जिसके अंदर की उन्हें क्रिमिनल को हराना है। वो क्रिमिनल पहले ही काफी सारे मर्डर कर चुका है और वहीं इसके रूल्स ये हैं कि उसे लड़ाई करते समय ना किसी को भागना है और ना ही किसी को उससे हारना है। और उसके बाद वो उस क्रिमिनल को अंदर लाया जाता है जो कि कैप्टन स्पैरो जैसा दिख रहा होता है, जिसकी आंख पे एक आई पैच था। अब वो कहता है अगर मैंने तुम लोगों को मार दिया तब मेरी थोड़ी सी सजा कम हो जाएगी। ये कहने के बाद उनके काफी सारे दोस्तों को मार देता है। इस वजह से अब बैटलफील्ड के ऊपर सिर्फ 2 ही जने बचे हुए थे। ये सब खड़ा वहाँ पे एक आर्मी चीफ देख रहा था जिसका नाम आयानामी था। आयानामी अपने काफी और भी सोल्जर्स के साथ वहाँ पे आया था। जैसे वो यहाँ पे आता है एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, सभी बच्चे जो पिट रहे थे वो वहाँ पे खत्म हो जाते हैं, सिर्फ मिकेज और टेटो ही बचते हैं। टेटो जो था वो थोड़ा सा उसका ध्यान भटकाता है। उसी दौरान मिकेज उसका फायदा उठाता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। टेटो जंप करता है, उसके हाथ को ग्रैब कर लेता है। उसी दौरान मिकेज उसकी छाती पे मारता है, पर तभी वो क्रिमिनल मिकेज को पकड़ लेता है, इसलिए टेटो उसके मुंह पे एक लात मारता है जिससे कि वो मिकेज को बचा सके। और वो अपने जैफन का इस्तेमाल करते हुए, जो कि एक टेक्निक है जिससे कि इन्हें स्किल्स कहा जाता है, वो उसे पकड़ लेता है। उनका ही मिशन इंचार्ज से मारने के लिए कहता है, पर दूसरी तरफ टेटो उसे मार नहीं रहा था, वो उसके ऑर्डर्स को ऐसे ही नजरअंदाज कर देता है। पर उसी दौरान आयानामी आता है और उस क्रिमिनल को मार के टेटो को एक सॉफ्टवेयर पर्सन कहता है। रात के समय वो हमें दिखाया जाता है जहाँ पे मिकेज जो था सोने जा रहा था, पर टेटो से पूछता है कि आखिर में वो सफेद बाल वाला बंदा कौन था, जिसमें मिकेज बताता है वो आर्मी चीफ आयानामी था जिसने काफी सारे लाखों लोगों को मारा है बैटलफील्ड के ऊपर। वैसे भी तुम उसके बारे में क्या सोचते हो, हमें तो कल वैसे भी यहाँ से ग्रेजुएट हो जाना है। कल जब वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने जा रहा था टेटो, उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि एक नेकलेस की थी। उसका दिमाग उसकी तरफ मोहित हो उठता है, वो उसी तरफ जाता है और दरवाजे से झांकता है जहाँ पे आयानामी बात करने लग जाता है कि हमें इसके मालिक को जल्द ही ढूंढना पड़ेगा। इसका जो मिखेल नाम का एक क्रिस्टल था वो हमें जल्दी से जल्द ढूंढना पड़ेगा। और उसी नेकलेस को देख के हमारे टेटो को सपने आने लग जाते हैं जहाँ पे उसे वही उसके नाइटमेयर्स दिखाई देते हैं जिसके अंदर उसके फादर को मारने वाले की शक्ल साफ साफ उसे दिखाई दे रही थी, जो कि और कोई नहीं बल्कि आयानामी ही था। आयानामी की शक्ल अपने सपने में देख के टेटो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जैफन का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, पर तभी आयानामी का एक मिलियन उसे पकड़ लेता है और कहता है हम तुम्हें मार देंगे अगर तुमने एक और कदम आगे बढ़ाया तो। वहीं उसी दौरान हमारे आयानामी को उसके ऊपर शक हो जाता है, उसे बंदी बना लेता है और उसे जितनी चीजें हो सकती हैं इस नेकलेस से रिलेटेड वो सब निकलवाने की कोशिश करता है। उसके डोरम्स को भी चेक किया जाता है। उसी रात को टेटो का जिगरी दोस्त यानी कि एक तरीके से भाई यानी कि हमारा मिकेज उसे बचाने के लिए जाता है जहाँ पे टेटो ने पहले काफी सारे ऑफिसर्स को मार दिया था, वो आजाद हो चुका था। वो यहाँ से भाग के जाना चाहता था क्योंकि ये उसके खून के प्यासे होंगे, इसलिए मिकेज भी उसके साथ भागने की तैयारी कर लेता है। दोनों जा तो रहे थे पर उन्हें नहीं पता था कुछ सोल्जर्स उसका रास्ता रोक के बैठे हैं, इसलिए टेटो मिकेज को अपनी बंदी बना लेता है। वो उसे होस्टेज के रूप में ले लेता है। वो मिकेज से माफी मांगता है और कहता
कहता है मुझे ये करना पड़ेगा। मिकेज कहता है तुम मेरी जान बचाने के अलावा खुद की जान बचाने का सोचो। ये कहने के बाद उससे भागने के लिए कहता है। उसी दौरान टेटो एक की शिप पे बैठ के वहां से भाग जाता है और वहीं मिकेज पीछे बैठ जाता है, पर अयानामी उसकी उस शिप को थोड़ा सा डैमेज कर देता है। इसी वजह से अब हमें दिखाया जाता है डैमेज शिप जो थी वो थोड़ी देर उड़ती है और बाद में क्रैश लैंडिंग कर लेती है कुछ लोगों के ऊपर जो कि अपनी पिकनिक मनाने के लिए जा रहे थे। वो माउंटेन से टकराते हुए एक लड़के के ऊपर गिरता है जिसका नाम फर था। फर के पास में एक बच्चा देख के उसकी बाकी के साथ उसका मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं तो तुम बेबी सीटर हो। तो दूसरी तरफ मिलिट्री एकेडमी के चेयरमैन को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी टेटो को खोने की, उसे जितना जल्द से जल्द हो सकता है ढूंढने की कोशिश करो। उसी दौरान हमें आर्मी को दिखाया जाता है जो कि कहती है जरूर टेटो 7 डिस्ट्रिक्ट के इस चर्च में गया होगा और उनका वहां पे जाना मना है, वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है टेटो की आंखें खुलती है। टेटो को देख के बाकी के 3 जो बंदे थे वो कहते हैं ये बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी टेटो फर को मारते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है, पर फर बड़ी ही तेजी से भागता है और उसे पकड़ लेता है। वो कहता है तुम्हें मरने की इतनी जल्दी क्यों है बच्चे। ये कहने के बाद उसे लटका देता है उसी जगह पे। पर उसी दौरान फर का दोस्त वहां पे आता है, टेटो को अपने पास पकड़ के फर को एक लात मारता है। कहता है तुम बच्चे को इस तरह नहीं सता सकते हो। टेटो पूछता है कि वो कहाँ पे है, जिसके ऊपर कैस्टर जो कि उस बंदे का नाम है वो बताता है वो बर्ड्सबर्ग के चर्च के अंदर है। ये कहने के बाद वो उसे कहता है आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर जैसे निशान है मुझे लगता है तुम काफी सारी मुसीबत में हो। दूसरी तरफ फर जो था वो उसे कहता है तुम्हें इस तरह रात में नहीं घूमना चाहिए, तुम्हारे मम्मी पापा क्या सोचेंगे। तो दूसरी तरफ टेटो जो था वो वहां से निकलना चाहता था क्योंकि मिके जब उनका बंदी बन चुका होगा, पर वो लोग उसे यहीं पे आराम करने के लिए कह देते हैं। रात के समय टेटो वहीं पे सोने की कोशिश करता है, पर से मिकेज की याद आ रही थी इसलिए उसे बचाने के लिए जाता तो है, पर उसके पाँव जवाब दे चुके थे। वो बेहोश हो चुका था उसी जगह पे। पर जैसे उसकी आंखें खुलती है 3 सिस्टर उसके पास में थी जो कि उसे उठाती है और उसके कमरे तक उसको लेके जाती हैं। वो उसे एक तरीके से प्रिंसेस ट्रीटमेंट देती है जैसे कि तुम लोगों को तुम्हारी गर्लफ्रेंड से नहीं मिलता है। टेटो की लाइफ सही चल रही थी। उसी दौरान अब हमें दिखाया जाता है मिकेज को। अयानामी जो था बंदी बना चुका था, वो उससे पूछता है कि तुमने उसकी क्यों मदद की, तुमने उसे क्यों बचाया, मैं तुमसे सब सच सच जानना चाहता हूँ। तो दूसरी तरफ टेटो की आंखें खुलती है। टेटो जैसे ही उस चर्च के अंदर घूमने लग जाता है वहां पे वो काफी सारे लोगों को देखता है जो कि कर्ज को ठीक कराने आ रहे थे, जो कि गॉड ऑफ डेथ का कर्ज था। ये सारी चीजें देखने के बाद वो हैरान था कि ये चर्च के लोग क्या काम करते हैं। वो लाइब्रेरी में जानने जाता है, पर जैसे ही वो बुकों को छान रहा होता है उसे एक स्केलेटन नन दिखाई देती है, उसकी फट जाती है। वो जोर से चिल्लाता है, इसी वजह से वहां पे फर उसे आके बचा लेता है जैसे कि कोई दूल्हा अपनी नई दुल्हन को बचाता है। वहीं दूसरी तरफ उसका बचाने का राज कुछ और ही था। उसी दौरान वहां पे कैस्टर आ जाता है। कैस्टर बताता है जो ये तुम डॉल देख रही है जो कि नन की है, ये मैंने ही इन्वेंट की है। जैसे ही वो नन के बारे में बता रहा था एक बुक वो नन बाहर निकालती है। उस बुक को देख के जल्द से फर उस बुक को उठाता है, टेटो के साथ भाग जाता है। फिर फर बताता है इस बुक के अंदर कुछ नहीं बल्कि मेरी एक कलेक्शन थी। उसे हाफ नेड गर्ल्स की फोटोज उसमें दिखाता है। ये देखने के बाद में टेटो हैरान तो था, पर उसी दौरान वहां पे वही डॉलन आके उसे पीटती है। कैस्टर कहता है कि मैंने सोचा नहीं था फर तुम भी इस तरह की हरकत करते हो। पर दूसरी तरफ हमारा टेटो जानना चाहता था कि 10 साल पहले क्या हुआ था। कैस्टर उसे बता देता है कि पहले यहाँ पे 2 किंगडम रहा करते थे जिसमें से एक बर्ड्सबर्ग था और रेक्स किंगडम था, जिसके बाद में रेक्स किंगडम और बर्ग्स के पास में दोनों प्रोटेक्शन हुआ करते थे डिवाइन, और उसको चैनल करने वाले 2 क्रिस्टल होते थे। रेक्स किंगडम ने बर्ड्सबर्ग के ऊपर अटैक करने की कोशिश की जिसके अंदर वो खुद ही तबाह हो गया। इस तरह की स्टोरी सुन के खुद टेटो भी हैरान था। टेटो हकीकत का सच जानना चाहता था, इसलिए उसे सच जानने के लिए खुद ही छानबीन करनी पड़ी। वो भागता है, वो एक ऐसे कमरे में आता है जहाँ पे एक बड़ी सी मूर्ति थी। एक नन उसे बताती है ये वो 7 गॉड्स हैं जिन्होंने की गॉड ऑफ डेथ को यहाँ पे सजा देने की कोशिश की थी, क्योंकि जब गॉड ऑफ डेथ यहाँ पे भाग के आ गया था लोगों को सताने के लिए, तब हेवन के चीफ ने ऐसे 7 गॉड्स को भेजा था जिन्होंने की गॉड ऑफ डेथ को सील किया था। ये उन्हीं में से एक है जिसका नाम सिकल है। ये कहने के बाद नन उसे गॉड डोमेन में लेके जाते हैं जो कि उन्हीं के यहीं पे एक हॉल का नाम था, जहाँ पे कि हमें लैब्राडोर को दिखाया जाता है जो कि उसे एक सिल्वर रोज देते हैं जो कि एक प्रोटेक्शन का सिंबल है। उसी दौरान अब हमें दिखाया जाता है सारी नन जो थी वो काफी ज्यादा टेटो का ध्यान रखा करती थी बाकी लोगों के साथ में, पर टेटो यहाँ से बच के निकलने की कोशिश कर रहा था चर्च से, पर फर उसे पकड़ लेता है। फर कहता है तुम कहीं पे भी नहीं जा सकते, तुम अभी बहुत कमजोर हो। गेट बंद होने की अनाउंसमेंट होती है। टेटो वहां से भागना चाहता था पर वो फर को नहीं रोक सकता था, फर उससे ज्यादा ताकतवर था। इसलिए वहीं पे कैस्टर बात करने लग जाता है कि शायद से टेटो यहाँ से भागने की पूरी कोशिश करना चाहता है पर वो उसमें नाकामयाब होगा क्योंकि फर उसे नहीं जाने देगा, इसलिए उसे यहीं पे रहना चाहिए। वो सिल्वर रोज उसके चेहरे पे लगा देते जिससे कि वो एक सुंदर आदमी लग रहा था। दूसरी तरफ कैंटीन में हमें काफी सारी नन्स को दिखाया जाता है
जो कि टेटो का प्रिंसेस ट्रीटमेंट वापस से शुरू कर देती है। अपने हाथों से खिलाना और उसे आंखें खिलाने की कोशिश की जाती है। ये देख के वो हैरान था। वो कहता है चर्च के अंदर आखिरकार मांस कैसे बच सकता है, जिसके ऊपर वो बताते हैं ये मांस नहीं है, ये आइस है। आइस को तो हर कोई खा सकता है, ये कोई मीट नहीं है। ये कहने के बाद वो एक एक करके उसे खाने लग जाते हैं। वो काफी ज्यादा टेस्टी थे। ये कहने के बाद में फर कहता है तुम्हें भी खा लेना चाहिए। तो ये कहते ही टेटो वो फर खा जाता है फर के हाथ से। फर काफी ज्यादा हैरानी से कहता है तुम्हें मिलिट्री एकेडमी में घास फूस दी जाती थी, इसलिए तुम इतने कमजोर हो। यहाँ पे अगर तुम ये खाओगे जब तुम ताकतवर बन जाओगे। दूसरी तरफ टेटो को इतनी ज्यादा टेस्टी लगती है कि वो लगातार एक के बाद एक पीस खा रहा था। सारी नन ये देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है। टेटो उनके दिलों पे इम्प्रेशन बना चुका था। उसी दौरान टेटो को अपने दोस्त मिकेच की याद आने लग जाती है, जहाँ पे कि सारी नन समझ जाती है कि हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछना चाहिए, इसलिए वो चीयर्स करती है। उसी दौरान हमें टेटो को दिखाया जाता है। टेटो अपने कमरे में था। दूसरी तरफ हमें चेयरमैन को दिखाया जाता है मिलिट्री एकेडमी के, जो कि कहते हैं वो मिखाइल का एक सक्सेसर बन सकता था इस एकेडमी के अंदर। आखिरकार तुम्हारी जरूरत कैसे हुई उसे टॉर्चर करने की? उससे जितना जल्दी हो सकता है उसे ढूंढने की कोशिश करो। वही दूसरी तरफ अयानामी वहाँ पे आ जाता है। अयानामी जैसे ही वहाँ पे आता है वो बताता है कि उसके ऊपर हमारी एकेडमी का एक साइन है। जैसे ही उस साइन को हर कोई देखेगा उसे वो ज्यादा समय तक प्रोटेक्शन नहीं दे सकेगा, वरना उसे हमारे खिलाफ जाना पड़ेगा। इसलिए उसके पास कोई भी शेल्टर के लिए जगह नहीं होगी और एट दी एंड उसे हमारी मिलिट्री एकेडमी में ही आना पड़ेगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हमारे टेटो को। टेटो जो था वो रात के समय एक जगह पे बैठा हुआ था। उसे जैसे ही उसकी नन बुलाती है सोने के लिए वो वहां पे चला जाता है। वो ये देख के काफी ज्यादा हैरान था। सारी नन जो थी उसकी कितनी ज्यादा मदद किया करती थी एकेडमी के अंदर, जैसे उसके साथ बर्ताव नहीं होता था। एकेडमी में उसे हर कोई बुली किया करता था। एक दिन जब एक लड़का उसे बुली कर रहा था, उसी दौरान मिकेच की एंट्री हो जाती है। मिकेच ने उसे बहुत ज्यादा मारा था। उसी के बाद से ही वो दोनों दोस्त बन चुके थे, क्योंकि उन दोनों को एक साथ सजा मिल गई थी उस बच्चे को टॉर्चर करने के लिए, यानी कि वो उसे बुली कर रहे थे। और उसी तरह वो एक दोस्त बन जाते हैं। टेटो को ये बात तो पता चल चुकी थी। मिकेच ने उसका साथ दिया था उस एकेडमी से भागने के लिए, इसलिए उसे जरूर वहां पे सजा तो मिल ही रही होगी। इस प्रकार वो अपने दोस्त को वो सजा के लिए तो भुगतने नहीं दे सकता है। उसी दौरान एक ओल्ड मैन वहां पे आ जाता है, जो कि उसे बताता है तुम मुझे काफी ज्यादा खोए हुए लगते हो। मेरी फैमिली भी मुझसे खो चुकी है, मेरे पास भी जाने के लिए जगह नहीं है। पर क्या हो जब तुम्हारी विश पूरी हो जाए? वो टेटो की विश को पूरी करने का कहने लग जाता है। उसे कहता है तुम अपनी विश के बारे में बताओ, मैं तुम्हारी वो विश जरूर पूरी कर दूंगा। ये कहने के बाद टेटो बताने लग जाता है मुझे अपना पास्ट याद नहीं आता है, मेरा दोस्त खतरे में है, वो भी मेरी वजह से, मुझे उसे कैसे ना कैसे बचाना है। ये बात सुन के वो ओल्ड मैन जो था वो कहता है तुम्हारी विश ये जरूर पूरी हो सकती है, तो मुझे तुम आधी रात के समय मिलना इसी जगह पे। ये कहने के बाद वो ओल्ड मैन वहां से चला जाता है। टेटो भी वहां से भागने की कोशिश करता है, पर तभी वहां पे फर आ जाता है। फर जैसे ही आता है वो कहता है मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, तुम अभी काफी ज्यादा कमजोर हो। पर वो उसकी बात नहीं सुनता। टेटो अपने ज़ेफिन का इस्तेमाल करता है, पर उसे नहीं पता था कि ज़ेफिन की पावर ही एक इकलौती पावर नहीं है जो कि उसका साथ दे सकती है फर को हराने के लिए। फर वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर इंसान है। फिर हमें ज़ेफिन के बारे में बताया जाता है कि ये गॉड गिवन पावर्स होती हैं जो कि कुछ ही ह्यूमंस को मिलती है। जो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वो आगे चल के एक पावरफुल फिगर जरूर बनते हैं। तो दूसरी तरफ हमें फर को दिखाया जाता है। फर उसके जितने भी ज़ेफिन्स के अटैक थे वो उन्हें काफी ज्यादा आसानी से डॉज कर पा रहा था। उसे अपनी फुल पावर का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा था। लैब्राडोर और कैस्टर उसकी फाइट को देख रहे होते हैं। आराम से टेटो समझ जाता है कि इसे हराने के लिए मुझे अपनी ज़ेफिन की और भी पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो ऐसा ही करता है। वो अपने ज़ेफिन की पावर हर अटैक की तरह बढ़ाता जाता है। जब भी वो एक अटैक करता उसकी ज़ेफिन की पावर वो पहले से ज़्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करता, पर फर उसे बार बार वीकलिंग कह के चिढ़ा रहा था। इसलिए इस बार टेटो काफी ज्यादा पावर का इस्तेमाल करता है, पर तब भी फर का कुछ भी नहीं वो बिगाड़ पाता है। उसके ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं आया था। इसलिए फर कहता है तुम्हें ताकतवर बनना पड़ेगा। ये कहने के बाद में वो कहता है कि तुम्हें अब बाहर हमें नहीं जाने देंगे। ये कह के वो उसे बेहोश कर देता है। लैब्राडोर उसे संभालता है और कहते हैं तुम बच्चे के साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती पेश आ रहे हो, जिस पर फर कहता है ऐसे ही करना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ हमें टेटो को दिखाया जाता है जिसे कि एक बहुत ही बुरा सपना आ रहा था, जिसमें मिकेच को आयाना में काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहा था उसकी फैमिली का नाम लेके। फिर उसे ओल्ड मैन की बात याद आती है जिसने कि उसे आधी रात को मिलने के लिए बुलाया था। वो उसी ओल्ड मैन के पास तो जाता है। वो ओल्ड मैन कहता है अगर तुम्हें अपनी इच्छा पूरी करानी है तब हमें तुम्हारे सपने को जांचना पड़ेगा। ये कहने के बाद वो उसे उसकी वापस से इच्छाएं पूछता है। टेटो एक एक करके अपनी इच्छाएं बताता है, जिसके अंदर सबसे पहले तो अपनी फैमिली का बदला लेना था उन बर्सबर्ग के सिपाहियों से, तो दूसरा मिकेच जो कि उसका इकलौता भाई या साथी था, जो कि उसकी जिंदगी के अंदर पहली बार उसके आगे हाथ बढ़ाया था,
उसकी जान को बचाना, क्योंकि उसने अपनी जान उसके लिए खतरे में डाली है। अगर वो उसकी जान भी नहीं बचा सकता है तो कैसा दोस्त है। जिसके ऊपर वो ओल्ड मैन कहता है तुम्हारी ये दोनों इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, पर तुम्हें खुद से कहना पड़ेगा कि तुम ये मेरी इच्छाएं पूरी कर दो। जैसे ही टेटो ये कहता है वैसे ही वो आदमी उसके मुंह पे अपना हाथ आगे करता है और उसकी सोल को अपनी तरफ खींचने लग जाता है। जैसे ही उसकी सोल उसके पास आती है वहां पे वो तीनों बिशॉप्स आ जाते हैं जो कि फर, कैस्टर और लैब्राडोर थे। वो कहते हैं ओल्ड मैन शायद से तुमने कुछ गलती कर दी है। जिसके ऊपर वो ओल्ड मैन कहता है नहीं, मेरे मास्टर को इसकी सोल चाहिए थी, वो काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। पर फर कहता है मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें टेटो की सोल को नहीं ले जाने दूंगा। टेटो को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी वहां पे फर अपना साइथ बाहर निकाल लेता है और वो उस पर अटैक करने लग जाता है। साइथ का अटैक से वहीं पे टेटो भी उसकी मदद करने की कोशिश करता है पर उसे रोक लेते हैं, वरना बूढ़े आदमी को जरा सा दर्द हो सकता है या उसकी स्किन जल सकती है। वहीं पे वो ओल्ड मैन भागने की कोशिश करता है पर सिल्वर रोज से लैब्राडोर उसे रोक लेता है। अब वो ओल्ड मैन सोचने लग जाता है कि मैं यहाँ से बच के कैसे निकलूं। कैस्टर कहता है कि तुम टेटो की सोल दे दो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। ये कहने के बाद वो उससे फाइट करने लग जाते हैं, पर फाइट करने से कुछ नहीं निकल रहा था। ओल्ड मैन बड़ी आसानी से उनके हर एक अटैक को डॉज कर पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ फर के लिए भी उस ओल्ड मैन के ऊपर अच्छे से अटैक करना मुश्किल पड़ रहा था। अब वो ओल्ड मैन एक फाउंटेन के ऊपर था। वो कहता है कि अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, मेरे मास्टर को इस टेटो की सोल की जरूरत है। ये कहने के बाद वो शैडो से वहां से भागने की कोशिश तो करता है पर कैस्टर अपने सिल्वर थ्रेड से उसे रोक लेता है। उसी का फायदा उठाते हुए फर अपने साइड के इस्तेमाल से उसके विंग को काट देता है। जैसे ही उसका विंग टूटता है टेटो की सोल उसकी बॉडी में वापस से आ जाती है। वो सोचने लग जाता है कि अभी यहाँ पे क्या हुआ था। कैस्टर कहता है कुछ भी नहीं, बस तुम्हारी सोल जो है वो डार्कनेस की तरफ जा रही थी और ये सब करने वाला और कोई नहीं बल्कि कोर था। कोर का नाम सुन के वो हैरान था, आखिरकार ये कोर क्या होती है। ओल्ड मैन अब वापस से अपने सेंस में आ जाता है, वो उसे वहां से ले जाने लग जाते हैं। अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है जहाँ पे कि हमें दिखाते हैं फर जो है वो टेटो को उठाता है, टेटो को उसके कमरे में ले जाने लग जाता है। वहीं टेटो कहता है तुम आखिरकार मेरे साथ ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हो। जिसके ऊपर फर कहता है अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती थी। ये कहने के बाद उसके जो कि शरीर पे वापस से गॉड ऑफ डेथ का कर्ज है वो उसे हटाने लग जाता है। वो धीरे धीरे करके उसे हटा देता है और कहता है आराम से चैन की नींद सो। अब अगले दिन टेटो की आंखें खुलती है। वो जब चर्च के अंदर घूमने लग जाता है वो हैरान था क्योंकि उसे कभी भी एकेडमी के अंदर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था। चर्च और सूरज की रोशनी देख के वो हैरान था। जहाँ पे सारी नन कपड़े धो रही थी वो आगे बढ़ता है और नन से बात करने के लिए जाता तो है पर नन उसकी पैंट्स भी धो रही होती है। इस तरह का एम्बैरेसिंग मोमेंट देख के वो काफी ज्यादा गुस्से में अपनी पैंट्स उसके हाथ से बड़ी स्पीड से छीन के भागने लग जाता है। वो जैसे जैसे भाग रहा था वो आगे जाके फर से टकरा जाता है। फर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है मैंने किसी बोने को नहीं देखा, गलती से तुम मेरे से टकरा गए हो। वहीं पे जो टेटो था वो उससे माफी मांगता है उसकी गलतियों का, पर फर इस तरह का मूड उसका देख के काफी ज्यादा गुस्से में था, इसलिए वो वापस से उसके हाथ से उसकी पैंट्स को अपने हाथ में लेता है और उसे हवा में उड़ा देता है। वापस से अब टेटो एम्बैरेस हो जाता है। वो अपनी पैंट को ढूंढने के लिए पानी में कूद जाता है जहाँ पे कि उसे हाफ मरमेड दिखाई देती है। हाफ मरमेड को देख के वो हैरान था जहाँ पे कि उसे हाफ मरमेड का नाम बताया जाता है लेजेट। लेजेट को देख के वो लोग कहते हैं लेजेट शायद से तुमसे काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुकी है, शायद से इसका दिल तुम पे आ चुका है। ये कहने के बाद में लैब्राडोर जो था वो उसे बूढ़े आदमी को दिखाता है। बूढ़ा आदमी अब ठीक हो चुका था। वो अपने बच्चे और पोते से मिलता और वहां से चला जाता है। वही टेटो जानना चाहता था कोर क्या होती है, जिसपे कैस्ट्रो उसे बताता है कोर जो होते हैं पहले इसकी शुरुआत भगवान से हुई थी। जब भगवान ने इंसानों को जन्म दिया उससे पहले पृथ्वी पे भेजने से पहले उनकी 3 इच्छाएं पूरी करने का कहते थे। जब वो अपनी 3 इच्छाएं पूरी कर लेते थे तब उन्हें वापस से हेवन में बुला लिया जाता था, पर उसी दौरान कोर जो थी वो उनकी इच्छाएं पहले ही पूरी करके उन्हें डार्कनेस के पास ले जाती थी, जिसके बाद गॉड से मिलना उनके लिए नामुमकिन हो जाया करता था। और अब कैस्टर जो था टेटो को कोर की बात थोड़ा सीक्रेट रखने के लिए कहता है, इन दोनों के अलावा किसी और को नहीं पता चलना चाहिए, जिसपे वो हाँ में अपना सर हिलाता है। वो कहता है मैं भी अब से अपनी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा जो कि मैंने भगवान से की थी। अब ये कहने के बाद में वो सोचने लग जाता है हमारे मिकेज के बारे में। वहीं दूसरी तरफ मिकेज को टॉर्चर करने की अलग अलग चीजें वो लोग सोच रहे थे। जहाँ पे कि टेटो सोच रहा था मिकेज ही उसका एक दोस्त था जो कि उसका साथ दिया था। वहीं दूसरी तरफ अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है जहाँ पे कि हमें मिकेज को दिखाया जाता है जो कि टेटो के बारे में सोच रहा था। वहीं दूसरी तरफ एनामी जो था वो वहाँ पे आता है और उससे कहता है आखिरकार तुमने टेटो की क्यों मदद की, तुम्हारी सिस्टर तुमसे मिलने आई है, क्या तुम अपनी सिस्टर की जान जोखिम में डाल के टेटो की बचाना चाहते हो। जिसमें मिकेज कहता है टेटो मेरा दोस्त है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता हूँ, मैंने कसम खाई है, मेरी फैमिली भी मेरी बात को समझेगी, तुम ज्यादा तेज चलने की कोशिश मत करो। इन दोनों की कसम शायद से हकीकत में साबित हो रही थी। दूसरी तरफ काफी सारे बिशॉप्स उसके ऊपर ध्यान रख रहे थे कि आखिरकार टेटो इस तरह की बोरिंग लाइफ क्यों जी रहा है।
वहीं दूसरी तरफ टेटो जो था उसे लग रहा था कि शायद से इन लोगों को पता तो नहीं चल गया वो रेक का प्रिंसेस है। वहीं दूसरी तरफ लेजर्ट आ जाती है। लेजर्ट उसे कहीं चलने के लिए कहती, यानी कि वो उसे चैपल में लेके जा रही थी जहाँ पे की प्रेयर चल रही थी। वो जैसे ही वहाँ पे जाता है उसे काफी सारे लोगों की प्रेयर्स की आवाज सुनाई देती है, जिससे कि उसे अपना पास्ट याद आने लग जाता है, जहाँ पे कि उसके फादर ने अपने नेकलेस से मिखाइल की आई को निकाल के उसे सौंप दिया था, ये कह के कि तुम आगे चल के रेक्स के लोगों की मदद करोगे। इस तरह की बात को सुन के वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसने रेक्स को बचाने की कोशिश तो की ही नहीं, बल्कि वो बर्ग के सिपाहियों का शिकार और ज्यादा बन चुका है। वो सोचने लग जाता है कि आखिरकार मैं कैसे बच सकता हूँ, किस प्रकार मैं अपने दोस्तों को बचा सकता हूँ। वो आसपास में नंस को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाया करता था, क्योंकि नंस और बिशॉप आपस में इस तरह रहते थे जैसे कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स ही ना हो। सारे बिशॉप्स की नजर उसी के ही ऊपर थी कि आखिरकार वो क्या सोच रहा है। पर दूसरी तरफ टेटो का सोचना जब बंद होता है जब उसे मिकाज उसी के ही चर्च में दिख जाता है, यानी कि मिकाज यहाँ पे आ चुका है। टेटो जब सामने चल रहा था उसे मिकाज उसकी तरफ भागता हुआ आता हुआ दिखाई देता है। उसे देख के उसे गले से लगा लेता है और मिकाज को देख कर टेटो रोने लग जाता है कि उसका दोस्त आखिरकार उसके पास आ गया। पर उसे एक तरफ ही डर लग रहा था, कहीं आर्मी चीफ की ये कोई चाल तो नहीं है, क्योंकि मिकाज को तो बंदी बना लिया गया था। आखिरकार वो बच के मेरे पास कैसे आ सकता है। वहीं लैब्राडोर एक भविष्यवाणी करते हैं कि आने वाले समय में यही उसकी मौत का कारण बन सकता है। इस तरह की भविष्यवाणी तो सुन के बाकी के बिशॉप्स भी हैरान थे। तो दूसरी तरफ वो मिकाज के यहाँ पे आने की खुशी को जाहिर करते हुए उसे कहते हैं कि वो यहाँ पे रह सकता है। तो दूसरी तरफ मिकाज ये देख के खुश था कि टेटो बर्ग के चर्च के अंदर बिल्कुल अच्छे से रह रहा है। वो उसे बताता है कि वो यहाँ पे उससे मिलने के लिए आया है। उसने उनकी शिप की आखिर का पीछा किया। जैसे उसे की शिप मिली वो चर्च के पास में थी, इसलिए वो यहाँ पे आ गया। इस तरह की बातें सुन के टेटो को थोड़ा सा दुखी महसूस हो रहा था, क्योंकि टेटो जानता है आर्मी चीफ की जरूर चाल हो सकती है। पर फर उसे कहता है जब तुम्हारा दोस्त आए तो तुम थोड़ा एंजॉय तो करो, कुछ समय पहले तक तो तुम रोज ही ना रोया करते थे। इस तरह की फर के मुंह से बातें सुन के टेटो का और भी ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है। वो उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ वो मिकाज को मैगजीन पकड़ा देते हैं। इस तरह की मैगजीन टेटो ने पहले देख रखी थी, वो गुस्से में था। वो अब उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहता है। जैसे ही वो वहां से जाते हैं फर बात करने लग जाता है कि जरूर मिकाज, मेरे को लगता है कोई ना कोई वो चाल सोच के आया है, वरना उसके एकदम से यहाँ पे आ जाना इंपीरियल आर्मी से बच के वो थोड़ा सा नामुमकिन महसूस होता है। तो दूसरी तरफ फर को चिंता हो रही थी। कास्टर कहता है लैब्राडोर की कभी भविष्यवाणी झूठी नहीं जाती है, सिर्फ हमें इंतजार करना है। पर तभी वहाँ पे आर्क बिशॉप आते हैं जो कि कहते हैं एनुअल बैप्टिज्म डे आ रहा है, तुम्हें उसकी तैयारी करनी चाहिए, कोई गड़बड़ी ना हो। तो दूसरी तरफ अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, जहाँ पे कि हमें दिखाया जाता है जहाँ पे कि मिकेज के साथ में टेटो एक जगह शांति से बात करने के लिए आया था, जहाँ पे कि मिकेज उसे बताता है कि मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मुझे इंपीरियल आर्मी ने खुद ने ही छोड़ दिया था। टेटो ये बात सुन के कहता है ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो लोग मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। जिसके ऊपर मिकेज बताता है कि उन्होंने मुझे दो चॉइस दी थी, जैसे मुझे फैमिली या तुम्हें चुना था, मैंने तुम्हें चुना। कुछ समय के आयानामे की टॉर्चर से झेलने के बाद में उन्होंने मुझे जाने दिया। ये बातें काफी ज्यादा आसान लगती है सुनने में, टेटो को पता था ये बातें जरूर झूठी हो सकती है। वो उसे फर से दूर रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि फर बिशॉप की जगह एक डेविल है, पता नहीं उसे उसी पोजीशन कैसे मिल गई। टेटो की इस तरह की बात सुन के मिकेज कहता है वो तो तुम्हारे बड़े भाई की तरह लगता है, तुम्हें उसे आसानी से अच्छे तरीके से ट्रीट करना चाहिए, रिस्पेक्ट के साथ। पर तभी वहाँ पे एक बंदा आ जाता है जो कि खुद को इंट्रोड्यूस कराता है, कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे लेने के लिए आया हूँ। उसकी ये बात सुन के वो हैरान थे। तभी वो अपने विंग्स खोलता है, यानी कि वो एक कोर है जो कि डार्कनेस की तरफ काफी सारे लोगों की सोल को ले जाने का काम करते हैं, जैसे कि ओल्ड मैन ने किया था। वो अब वहाँ पे अटैक करने लग जाता है उन लोगों के ऊपर। अब वहाँ पे बीच में तो हमारे टेटो आ जाता है। वो मिकेज को दूर जाने के लिए कहता है क्योंकि उसकी जिंदगी अब खतरे में नहीं डाल सकता है, पर मिकेज उसकी बात नहीं सुनता है। दोनों के दोनों अपने जेफन के अटैक का इस्तेमाल करते हुए उस कोर से फाइट करने लग जाते हैं। कोर पावरफुल था, वो उसको आसानी से नहीं रोक पा रहे थे अपनी जेफन की पावर की मदद से, इसलिए उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत तो होती है। पर जैसे ही वो पीछे की तरफ जाता है एक चर्च की, तभी वहां पे फर आ जाता है। फर जो था उसे बड़ी ही आसानी से हरा के उसे नॉर्मल ह्यूमन में कन्वर्ट कर देता है। वो कहता है तुम्हें ऐसे ही फाइट नहीं करनी चाहिए। वहीं रात के समय जब वो दोनों सो रहे थे मिकेज और टेटो, तब टेटो से बता देता है कि वो रेक्स का हायर है। उसकी ये बात सुन के वो हैरान था। वो उसे बताता है कि जब मैं 5 साल का था मेरे फादर ने रेग एम्पायर के साथ में लड़ाई लड़ी थी, और वो जब भी मैं उससे पूछता कि वो इतने खुश क्यों है, जिसके ऊपर वो बताते कि मैंने अपने एनिमीज को मारा है, पर अब मेरा दोस्त उन्हीं की ही एनिमीज का हायर है। ये बात सुन के वो काफी ज्यादा हैरान है, पर उसने कभी सोचा नहीं था कि लोग आखिरकार लड़ाई क्यों करते हैं। ये लड़ाई तो बेफालतू की है, सभी तो ह्यूमंस हैं, हमें अच्छे से रहना चाहिए।
वहीं उसकी ये बात सुन के खुद टेटो भी खुश था कि आखिरकार वो उसे रिक्स का हायर समझते हुए भी उसे अपना दोस्त मानता है। दोनों की बातें काफी ज्यादा लंबी चल रही थी, जहाँ पे कि हमारा मिकेज कहता है कि मैं कुछ ही समय के लिए यहाँ पे आया हूँ, इसके बाद मैं चला जाऊंगा। वो उसके साथ यहाँ पे कुछ मेमोरीज बनाने के लिए आया था। टेटो खड़ा हो उठता है और उससे पूछता है कि आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो। मिकेज के बाद में मिकेज कहता है कि अगर तुम बदला लेने की सोच रहे हो अपने एम्पायर का, तो तुम वो मत करना, क्योंकि ये सिर्फ डेथ और डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाता है। अभी तुम्हारे पास चांस है अपनी एक नॉर्मल जिंदगी जीने का, तुम क्यों ना यहाँ से दूर भाग के अपनी एक नॉर्मल जिंदगी जियो। ये कह के वो सोने के लिए चला जाता है। टेटो हैरान था कि आखिर वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है। अगले दिन एनुअल डे शुरू हो जाता है, जहाँ पे कि काफी सारे लोगों ने अपनी अपनी शॉप से लगाई थी, जहाँ पे कोई खाने का सामान बेचता तो कोई मेडिसिनल हर्ब बेच रहा था। इस तरह धीरे धीरे वो घूमते हुए एक जगह पे बैठ जाते हैं, जो कि एक फाउंटेन के पास में था। वो दूर से देखते हैं कि सामने एक रोल प्ले चल रहा है और दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वहाँ पे एनुअल डे की शुरुआत होती है, जहाँ पे कि सबसे बड़े एल्डर वहाँ पे इसकी स्टार्टिंग की आवाज की घोषणा कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ फर जो था उसे कहता है तुम कहीं भी भागने की कोशिश मत करना इस एनुअल डे के समय, क्योंकि हमें मिकाज के ऊपर थोड़ा सा शक है, कहीं मिकाज कोई गड़बड़ी ना कर दे। दूसरी तरफ एक कैरेज उनके चर्च के पास में आकर टकराती है। चर्च में से मिकेज की ही बहन निकलती है, जिसके ऊपर की कोर का निशान था। ये देख के मिकेज काफी ज्यादा डरते हुए अपनी बहन को सबसे बड़े बिशप के पास लेके तो आता है, पर तभी उसके विंग्स बाहर आ जाते हैं, यानी कि कोर ने अब उसके ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया है। आवाज सुनकर के टेटो की भी वहां पे एंट्री हो जाती है। लोग डर के भाग रहे थे। दूर से मिकेज एक पहाड़ के ऊपर चढ़ता है और वहां से एक रूम के अंदर जाता है, जहाँ पे कि उसके सिस्टर उसे लेने के लिए आई थी। पर तभी वहां पे एंट्री हो जाती है हमारे टेटो की। टेटो की जैसे ही वहां पे एंट्री होती है, मिकेज की सिस्टर अपना रोना धोना शुरू कर देती है, जैसे कि बाकी लड़कियां करती हैं। वो कहने लग जाती है हमेशा मेरे माँ बाप ने मेरे भाई को ही सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट दी है और मुझे तो अनदेखा किया है। इस बार मैं अपने भाई को लेने के लिए आई हूँ। ये कह के अब वो उन दोनों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, जहाँ पे वो मिकेज को अपना होस्टेज बना लेती है। टेटो को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी मिकेज को बचाने में। वहीं उसकी सिस्टर के बारे में उसे पता चलता है कि इसके ऊपर अयानामी ने कंट्रोल कर रखा है। पर वैसे ही वहाँ पे हमें टेटो की पावर अनलॉक होती हुई दिखाई जाती है, जहाँ पे टेटो ने आई ऑफ मिखाइल का इस्तेमाल किया। पर तभी वहाँ पे फर आ जाता है, जो कि टेटो की सिस्टर को हरा देता है, जिससे कि वहाँ पे अयानामी का कंट्रोल उनसे छूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी सिस्टर जैसे ही नॉर्मल होती है, फर उन्हें बताता है कि ये एक ऐसी ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे जिसकी वजह से सामने वाले बंदे की बॉडी पे कंट्रोल किया जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ मिकेज जो था अब वो वापस से नॉर्मल हो जाता है। वो आसपास लोगों के बीच में घूम रहा था। वो ये सोच रहा था कि आखिरकार मैं टेटो से ये कैसे कहूँ, पर वो टेटो से कुछ भी नहीं कहता है। वो वापस से एक फाउंटेन के पास में बैठते हैं और वहाँ से एक प्ले होता हुआ देख रहे होते हैं। पर उसी दौरान जैसे ही वहाँ पे प्ले चल रहा था, वहाँ पे हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है, जो कि ब्रेड चुरा के किसी बंदे का भाग रहा था। ये देखने के बाद में मिकेज कहता है कि आखिरकार ये बच्चा कर क्या रहा है। टेटो कहता है तुम उस पर ध्यान मत दो। पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उस बच्चे के पीछे वो आदमी हाथ धोके पड़ चुका था। काशर अपना पाँव आगे करके उसे गिरा देता है। जैसे वो आदमी खड़ा होता है, वो कहता है वो बच्चा मेरा सामान चोरी करके भाग रहा था, आखिरकार मैं उसे ऐसे कैसे जाने दूं। जिसके ऊपर कैस्टर कहता है कि आखिरकार बच्चों का ही तो आज का दिन है, अगर तुम उन्हें इस तरह डांटोगे तो कैसे चलेगा। आज के दिन तुम उसे माफ कर दो। ये सारी बातें वो बच्चा सुन रहा था, पर तभी टेटो बीच में आ जाता है। वो उसे उसका ब्रेड लौटाता है और कहता है कि आखिरकार तुम ऐसा क्या कर रहे हो, तुम्हें तो बल्कि प्ले देखना चाहिए, प्ले इतना ज़्यादा अच्छा चल रहा है। जिसके ऊपर वो बच्चा अपना नाम जोसेफ बताता है। और जब वो सामने प्ले देखने लग जाता है, वहाँ पे हमें काफ़ी सारी नन्स को दिखाया जाता है जो कि प्ले कर रही थी। वहीं पे मिकेज कहता है ये बच्चा ज़रूर तुम पे गया है, तुम भी पहले अकेडमी में आने से पहले ऐसे ही थे। दूसरी तरफ जोसेफ जब प्ले देखता है, वहाँ पे हमें एक नन को दूसरी नन पे अटैक करता हुआ दिखाया जाता है। ये एक प्ले का हिस्सा था, पर जोसेफ को यह हकीकत लगती है। वो उस नन को बचाने के लिए कूद जाता है। सारे लोग उसे हैरानी से देखने लग जाते हैं, इसलिए मिकेज और टेटो बीच के प्ले में जाते हैं और उसे उठा के वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि वो शैतानी कर रहा था। वो उसे समझाते हैं कि कभी तुमने पहले कभी कोई प्ले देखा नहीं है। जोसेफ कुछ बोलने ही उनसे वाला था कि तभी जोसेफ का नाम उसके फादर पुकारते हैं। वो अपने फादर को गले लगा लेता है। उसके फादर उन्हें शुक्रिया अदा करते हैं और वो टेटो से हाथ मिलाते हैं। टेटो जैसे ही उनसे हाथ मिलाता है, उनका हाथ उसे ठंडा प्रतीत होता है। वो कहता है कि आखिरकार इसका हाथ ठंडा कैसे पड़ सकता है। उसे कुछ गड़बड़ी लगती है, इसलिए वो वापस से जोसेफ के पीछे भागता है, जहाँ पे कि हमें एक कमरे में दिखाया जाता है अंधेरे वाले, जहाँ से पे कि जोसेफ के फादर कहते हैं मैं तुम्हें यहाँ से लेने के लिए आया हूँ, तुम्हारी सोल को। ये कह के उसे वहाँ से ले जा रहे थे। टेटो बीच में आ जाता है। जोसेफ उन्हें बचाने के लिए कहता है, इसलिए टेटो को और मिकेज को बीच में कूदना पड़ता है उससे फाइट करने के लिए। पर जैसे ही जोसेफ के फादर अपने विंग्स खोलते हैं, वो एक ताकतवर को निकलते हैं। तो दूसरी तरफ हमारा जो टेटो था, वो अपनी मिखेलाई की मदद से उसे बचा लेता है। मिखेलाई अपने
आप ही काम करने लग जा रही है बीच बीच में, यानी कि उसका उस पर भी फुल कंट्रोल नहीं है। तो दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे कि हमें दिखाया जाता है कि कैसे बीच में फर ने आके उन्हें वापस से बचा लिया है। जोसेफ के फादर जोसेफ अच्छे से वहाँ से चले जाते हैं खुश होके। मिकेची देख के काफी ज्यादा खुश था कि आखिरकार कोई ना कोई तो हैप्पी है उसकी इस दुनिया में जहाँ पे कि फाइट चलती रहती है। ये कहने के बाद में वहाँ पे फर बात करने लग जाता है कि ज़रूर इसके पीछे उसी का ही हाथ होगा जिसने कि सबसे पहले मिकेज की बहन के ऊपर अपना कंट्रोल किया था। अब वो नॉर्मल ह्यूमन की तरह ही अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं। उसी दौरान वो वहाँ पे हमारे टेटो मिकेज का हाथ पकड़ता है। उसका हाथ उसे ठंडा प्रतीत होता है आज के दिन, इसलिए वो पूछने लग जाता है कि आखिरकार बात क्या है। तुम मुझे कुछ भी नहीं बता रहे हो अकेडमी के बारे में जब से तुम यहाँ पे आए हो। मिकेज उससे क्या ही बता सकता था, इसलिए वो वहाँ से जाने लग जाता है क्योंकि वो उसका साथ नहीं दे पाएगा। तो दूसरी तरफ कैस्टर कहता है शायद से वो वक्त आने वाला है लैब्राडोर, शायद से तुम्हारी भविष्यवाणी सच होने वाली है। लैब्राडोर कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है कि आखिरकार टेटो की लाइफ किस तरह की से टर्न लेगी। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ क्या ये बच्चा क्या अपने सामने आने वाली डिफिकल्टीज को क्या आसानी से सॉल्व कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो दूसरी तरफ मिकेज का सर दर्द करने लग जाता है। वो कहता है टेटो तुम आखिरकार कहाँ पे हो। मिकेज ने टेटो का शब्द ज्यादा जोर से चिल्लाया था, इसलिए टेटो वहाँ पे भागते हुए आ जाता है। वो पूछता है कि आखिरकार बात क्या हुई है, जिसके ऊपर कहता है मेरे ऊपर एनामी ने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, मैं तुम्हारी जान पे खतरा बन सकता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पहले ही मार दो। उसकी ये बात सुन के वो कहता है गुस्से में ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। पर उसे क्या पता था मिकेज के ऊपर एनामी का पूरे तरीके से कब्जा हो चुका है। उसकी जो बॉडी है उसके ऊपर अब एनामी हावी पड़ चुका है कोर के साथ में। अब वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है और उसका यहाँ पे आने का एक ही रीजन है, उसे मारना या उसे मार के यहाँ से लेके जाना। पर तभी डोल बीच में आ जाती है, इस वजह से वो बच जाता है। कास्टर को ये चीज पता चल चुकी थी। वो जल्द से जल्द वहाँ पे फर को भेजने की कोशिश करता है। फर भी वहाँ पे उसे बचाने के लिए निकल जाता है, जहाँ पे कि हमें दिखाया जाता है कि कैसे टेटो उससे बचते हुए भागने की कोशिश कर रहा था अपने जेफन की मदद से, क्योंकि उसे भी पता था अगर वो उसके ऊपर जेफन से अटैक करेगा तब शायद से मिकेज का ज्यादा इंजर्ड हो सकता है। तो दूसरी तरफ एनामी वहाँ पे आ जाता है जो कि हाफ कोर के साथ था। हाफ कोर जो थी यानी कि उसकी आधी सोल दूसरी दुनिया में जा चुकी है और आधी अभी भी यहीं पे है। इस तरह की चीज में वो पागल हो जाएगा। वहीं पे हमें टेटो को दिखाया जाता है जो कि उससे अपने जेफन की मदद से फाइट कर रहा था। वो वापस से मिकेज को उसकी बॉडी में लाने के लिए कहने लग जाता है, पर वहाँ पे हमें ये बात पता चलती है कि उसकी हाफ बॉडी पहले ही सोल यानी कि जा चुकी है दूसरी दुनिया में। अब सिर्फ हाफ सोल ही बची है और वो उसके बिना कुछ भी नहीं कर पाएगा। वहाँ पे वो टेटो को मारने की कोशिश करने वाला था। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा ले जाने के लिए आया हूँ, वरना मैं तुम्हें मार के ले जाऊंगा यहाँ के लोगों को भी। ये सुनने के बाद में उसके ऊपर वापस से वो सिंबल बन जाता है जो कि गॉड ऑफ डेथ का था। अब वो दूसरी दुनिया में खींचा चला जाता है। उसके अब कॉलर के ऊपर एक निशान बनने लग जाता है जेफन का, और वो एक तरीके का ब्लास्ट था जो कि वहाँ पे मिकेज ने उसके शरीर के ऊपर लगाया था। वो जैसे ही उसे लगाता है वो उसे ऑन भी कर देता है, जो कि अब उसके चेहरे के पास में कॉलर बन जाती है। वो एक तरीके से दूसरी दुनिया में पहुंच चुका था। वहाँ पे एक पिलर के ऊपर वो अपना हाथ मारने लग जाता है और मिकाज को बाहर आने के लिए कहता है। जैसे वो ऐसा कहता है वहां से एक सोल बाहर आती है जो कि आराम से उसके अंदर मिल जाती है, यानी कि टेटो के अंदर। यानी कि अब टेटो की अवेकनिंग शुरू होने वाली है। आयानामी कहने लग जाता है कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे फर जो है वो एक 7 घोस्ट के अंदर यानी कि सिकल के अंदर बदल जाता है, जैसे कि गॉड ऑफ डेथ को सील करने के लिए भेजा गया था पृथ्वी के ऊपर। वो वहाँ पे मिकाज और वहाँ पे टेटो के बारे में पूछता है, जिसके बाद उन्हें वो ये रास्ता पता चल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे टेटो की अवेकनिंग शुरू हो चुकी थी। टेटो जैसे ही अपनी अवेकनिंग के अंदर आता है वो आसानी से सबसे पहले कहता है कि आखिरकार जो कोई भी मिकेज के शरीर में वो बाहर निकलो, पर मिकेज उसे अपना बंदी बना लेता है। और वहीं दूसरी तरफ आयानामी जो कि मिकेज के शरीर के अंदर है वहाँ पे फर के आ जाने की वजह से कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि फर वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर है। तो दूसरी तरफ वो सिकल की फुल फॉर्म में है, इसलिए सिकल को हराना उसके लिए नामुमकिन है, जो कि 7 घोस्ट का एक हिस्सा है। ये देखने के बाद में खुद वहाँ पे टेटो भी हैरान था। वहाँ पे नंस भी आ जाती हैं। वहीं पे हमारा टेटो कहता है आखिरकार तुम सिकल कैसे हो सकते हो, ये तो नामुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ फर जो था वो मिकेज को मारने की अपनी पूरी कोशिश करता है, क्योंकि आधे विकेट तो पहले ही जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ आयानामी जो था वो समझ चुका था कि उसको सिकल को मारना काफी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए उसके शरीर से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिकेज की जो बॉडी है वो वेपराइज्ड हो जाती है। ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा रोने लग जाता है। फर कहता है तुम चिंता मत करो, तुम्हारा दोस्त जो था उसकी आधी इच्छा ये थी कि वो अपने चाहने वाले लोगों को बचाए, इसलिए उसकी जैसे ही
इच्छा पूरी हुई वो चीफ ऑफ हेवन के पास यानी कि गॉड ऑफ हेवन के पास जा चुका है। पर वहाँ पे उन्हें क्या पता था टेटो के ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। टेटो अपने कमरे में रोजाना के तौर पे सिर्फ सोया करता था और अपने दोस्त मिकेज के बारे में सोचा करता था। उसके साथ ही जितने भी बिशॉप्स थे और नन्स थी वो सिर्फ उसकी प्रेयर करती थी कि आखिरकार वो बाहर आए और खाना खाए, पर वो ऐसा नहीं करता था। पर दूसरी तरफ हमें फर्क को दिखाया जाता है जो कि गेट तोड़ के सीधा कमरे में घुस जाता है। उसके पास एक स्पिरिट एनिमल भी छोड़ देता है। स्पिरिट एनिमल के ऊपर नन पूछती है कि आखिरकार वो क्या चीज है, जिसके ऊपर हमारा फर बताता है कि जो उसका कलर है वैसा ही कलर मिकेज की सोल का भी था जो कि बिल्कुल प्योर था हमारे टेटो के लिए, इसलिए वो ये एनिमल उसे गिफ्ट के तौर पे दे रहा है। ये बात सुनकर टेटो खुद भी हैरान था। टेटो जो था वो स्पिरिट एनिमल को देख के काफी ज्यादा खुश था। वो खाना भी खाता है। वही फर जो था वो उसे बताता है कि हम आने वाले टाइम के अंदर मिकेज को एक सिमेट्री में डालने वाले हैं। अगर तुम वहाँ पे आना चाहते हो उसकी प्रेयर के लिए तो तुम आ जाना, मैं तुम्हें इससे ज़्यादा फोर्स नहीं करने वाला हूँ। और साथ में वो स्पिरिट एनिमल भी उसे दे देता है जो कि मिकेज के सोल के कलर के ही तरह दिखता है। इस तरह की बात सुनकर खुद टेटो भी कुछ समय के लिए अपने होश में आता है। वो पहले से खुश हो चुका था, वहीं वो अब खाना भी खाने लग जाता है। ये देख के फर काफी ज्यादा खुश था पर उदास भी था कि आखिरकार इस बच्चे की जिंदगी कैसी होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ एनामी जो था वो ये सारी बात जान के हैरान था कि वहाँ पे एक सिकल भी है जो कि सेवन घोस्ट का हिस्सा है। शायद से कोई पास्ट का वीकनिक पर्सन आ चुका है। टैटो के गले में कॉलर देख के वो पूछते हैं कि आखिरकार ये क्या है। उसे काटने की कोशिश भी करते हैं पर ये एक तरीके का मास्टर और डिसिपल पैक्ट था जो कि अब उसने साइन कर लिया है। अगर वो 48 घंटे तक एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे तो वहाँ पे टेटो की लाइफ को खतरा पड़ सकता है, इसलिए अब उन्हें साथ में रहना पड़ेगा। इस तरह की बात को सुन के फर काफी ज्यादा गुस्से में था कि आखिरकार कैसे इंसोलेंट ब्रैड के साथ उसे रहना पड़ेगा। वो मिकेज की सेमेट्री पे जाते हैं और उसके लिए प्रेयर भी करते हैं। टेटो जो था उसकी मौत का बदला लेने का वादा करता है आने वाले टाइम के अंदर। वहीं दूसरी तरफ एनामी जो था वो चीफ के पास जाता है, यानी कि जो उसका भी चीफ था, वो उसे बताता है कि टेटो के पास आई ऑफ मिखाइल है, हमें वो वापस से रिट्रीट करना पड़ेगा। जिसके ऊपर चीफ कहते हैं आने वाले टाइम में तुम अपने इस डिसीजन के ऊपर रिग्रेट तो नहीं करोगे। जिसके ऊपर वो मना करता है क्योंकि ये सिर्फ वो सेक ऑफ किंगडम के लिए कर रहा है। ये बात सुन के वो चीफ जो है वो उसे इजाजत दे देते हैं उसे रिट्राइव करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ में कास्टर को दिखाया जाता है जहाँ पे कि टेटो से बताता है कि वो यहाँ से जा रहा है और वो वहां से जाने लग जाता है। पर कास्टर जो था वो उसकी याददाश्त मिटाने की बात करने लग जाता है क्योंकि वो सेवन घोस्ट के बारे में जानता है और वहीं वो उनका असली काम भी जानता है जो कि गॉड ऑफ जेल के लिए करना होता है। ये बात तो सुन के वो जो थे वो उसकी मेमोरी इरेज करना चाहते थे, पर जैसे ही कास्टर उसकी मेमोरी इरेज कर रहा था फर वहां पे आ जाता है। फर कहता है तुम ये गलत कर रहे हो, वो बच्चा मिकेज के बारे में भूल जाएगा जो कि उसका ट्रेजर है। अगर तुम ऐसा करोगे तभी काफी ज्यादा बुरी बात है। जिसके ऊपर कास्टर कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, इसके बारे में मैंने सोच रखा है। ये कहने के बाद में फर जो था वो कहने लग जाता है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कास्टर कहता है अगर हमने टेटो की मेमोरीज को इरेज नहीं किया जो कि सेवन घोस्ट के बारे में जानता है तब हमें हमारी पोजीशन से हटा दिया जाएगा। और तुम्हें पता है सेवन घोस्ट को कंट्रोल करना कितना ज्यादा औसम होता है। उसकी बात सुन के फर भी हाँ में सर हिलाता है। वो ऐसा करना तो नहीं चाहते थे पर हायर अप्स के दबाव की वजह से उन्हें ये करना पड़ेगा। और वैसे भी अब इनके चर्च के अंदर काफी ज्यादा इस तरह की एबनॉर्मलिटीज हो रही है जो कि पहले नहीं देखे जाती थी, यानी कि टेटो की मेमोरीज इरेज करना उनका काम है। फर वहां से जाने लग जाता है ये कह के तुम अब अपना देख लो, पर तभी उसका सिकल चालू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सिकल का अटैक हमारे टेटो के ऊपर पड़ने वाला था। उससे पहले आई ऑफ मिखाइल हमारे मास्टर के ऊपर यानी कि उसके मास्टर टेटो के ऊपर कंट्रोल कर लेती है और उसे बचा लेती है। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम मेरे सामने गॉड हो? तुम सिर्फ एक नादान बच्चे हो। इस तरह का वैसल मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। ये कहने के बाद वो उन्हें यहाँ की सच्चाई दिखाने लग जाता है ये कह के कि तुम यहाँ के इस दुनिया के गॉड नहीं हो, तुम्हारे सामने भी एक और पर्सन है जो कि तुमसे ताकतवर है। आई ऑफ मिखाइल की पावर देख के तो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, पर दूसरी तरफ टेटो के ऊपर जो कि आई भारी है वो कहती है तो तुम सेवन घोस्ट हो तो तुम क्यों ना मेरे स्कॉलर को निकाल दो। जिसके ऊपर कास्टर कहता है कि इसको निकालने के लिए सिर्फ हमें सर्वेंट हॉल में जाना पड़ेगा और अगर तुम वहां पे जाओगे तब इंपीरियल आर्मी तुम्हें कब्जे में ले लेगी। जिस पे वो गुस्सा होने लग जाता है पर उससे पहले ही वहां पे फर जो था उसे बेहोश कर देता है। जैसे वो उसे बेहोश करता है वो लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं हम इसे ताकतवर बनाना पड़ेगा, हम वैसे ही प्रोफेसी के साथ चलेंगे जैसे कि हमने सुनी थी। अगर इसके पास आई ऑफ मिखाइल है तभी गार्डियन एंजल भी बन सकता है वरना आने वाले समय में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी बन सकता है, इसलिए हमें इसे अच्छी राह पे लेके जाना पड़ेगा। जैसे ही टेटो की आंखें खुलती है टेटो कहता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ, मैं बेहोश क्यों था। जिसके बाद में वो वहाँ से बाहर की तरफ आता है। अब वहाँ पे वो बाकी लोगों से मिलता है जिन्होंने कि उसकी मदद की थी। जैसे ही वो उनके बारे में सोचता है वो मिकेज के बारे में बदला लेने की भी सोचता है।
पर जैसे ही वो वहां से जा रहा था, फर बीच में आके कहता है, अगर तुम बदला लेना चाहते हो तब मैं उससे पहले तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूँ, शायद से तुम उसे देखने के बाद अपना इरादा थोड़ा बदल लो। जिसके ऊपर वो कहता है, मिकाज को मैं बदला लेना चाहता हूँ। जिसके ऊपर लैब्राडोर भी वहां पे आके कहता है, सबसे पहले तुम्हें मिकाज के आखिरी शब्द सुनने चाहिए। जिसके बाद उसे वहीं पे लेके जाते हैं जहाँ पे कि हर मरने वाले की आखिरी इच्छा लिखी रहती थी, जिसके अंदर की मिकाज की सबसे आखिरी इच्छा ये थी कि यहाँ पे टेटो अपनी जिंदगी आराम से जिए बिना किसी रिवेंज के। उसने अपनी जिंदगी इसलिए दाव पे नहीं लगाई कि वो आगे जाके रिवेंज ले, उसने बल्कि इसलिए लगाई है क्योंकि उसका चाहने वाला दोस्त आराम से अच्छी जिंदगी जिए। ऐसा ही होता है। टेटो अब चर्च के अंदर एरन काम करने लग चुका था, जैसे कि मैं अपने नेबर्स के लिए करता हूँ। उसी प्रकार उसकी जिंदगी एक बोरिंग लाइफ की तरह चल रही थी, जहाँ पे रोजाना काम करना और अपने आंसुओं के साथ रोना। पर तभी कैशरोफर वहां पे आते हैं, जो कि उसे कहते हैं, क्यों ना तुम बिशॉप की एग्जाम के लिए तैयारी करो, उसके बाद तुम बदला ले सकते हो। तुम एक फोर्ट्रेस से दूसरे फोर्ट्रेस पे जा सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह, एक शेल्टर से दूसरी जगह के शेल्टर पे। इस प्रकार तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा, यहाँ तक कि इंपीरियल आर्मी की जो खास कर चेकिंग होती है तुम उससे भी बच जाओगे। ये बात तो सुन के वो जरूर इसके लिए टेस्ट करना चाहता था, पर सबसे पहले उसे बाइबल्स के काफी सारे पेजेस पढ़ने पड़ेंगे। वो काफी सारी बुक्स ले आते हैं, जिसको पढ़ने में फर को कम से कम 3 साल लगे थे। पर कैशरो से बताता है, फर तुम्हारा दिमाग इसकी तरह नहीं है, तुम्हारा दिमाग काफी ज्यादा ढीला चलता है। मेरे को ये विश्वास है कि टेटो 1 महीने के अंदर इसको पढ़ लेगा, क्योंकि 1 महीने बाद ही एग्जाम है, जो कि 2 से 3 स्टेजेस में होता है, जिसमें पहला स्टेज रिटन एग्जाम का था, इसलिए उसे ये बुक्स पढ़नी पड़ेगी। अब वहाँ पे टेटो से पढ़ने लग जाता है। जो शब्द वो पढ़ रहा था उसे पहले से ही वो चीजें याद थी, इसलिए वो अभी टेस्ट लेने के लिए कहता है। कैशरो से कुछ सवाल पूछता है, जिसका जवाब वो हाथों हाथ दे रहा था। ये तो देख के हमारे फर का जॉ ड्रॉप हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे टेटो कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये शब्द मैंने पहले भी कहीं पढ़े हैं, मुझे ये शब्द अच्छे से याद है। तो दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे हमें सेकंड टेस्ट में दिखाया जाता है कि वहाँ पे सबसे पहले फर एक वेपन लेके आया था। उस वेपन की मदद से वो आने वाले टाइम के अंदर अपने जेफन की मदद से जितने भी कोर हैं उन सभी को तबाह करेगा। वो वेपन वाकई में काफी ज्यादा बड़ा था, उसे अपने जेफन की मदद से इस वेपन को चैनल करना पड़ेगा। इसी प्रकार वो कोर को तबाह कर पाएगा, क्योंकि अगर वो नॉर्मल जेफन का इस्तेमाल करेगा तो वो डायरेक्टली ह्यूमन को खत्म कर रहा होगा, ना कि कोर को, जो कि डार्कनेस की तरफ लोगों को लेके जाती है। इस तरह का वेपन देख के वो हैरान था। वो उसमें अपना जेफन डालने की ट्राई तो करता है, पर उसमें नाकामयाब होता है। वो रोने लग जाता है कि आखिरकार मुझसे ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। जिसके ऊपर फर्क कहता है, कोशिश करते रहो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। उसकी ये बात तो सुन के उसके दिमाग में हलचल होने लग जाती है। वो कहता है, तो अगली बार मैं जरूर कर लूंगा। वहीं वो पूछता है, इतने बड़े वेपन आखिरकार किसने बनाए थे? जिसके ऊपर कैशरो से बताता है कि इसे बनाने वाला है एक हाई क्लास हमारा क्राफ्ट्समैन है, जो कि हर एनुअल पे हमारे इधर आता है। तुम्हें उससे मिलने का मौका जरूर मिलेगा, पर उससे पहले तुम इसे चैनल शुरू करना कर दो। और वो उसके सर पे हाथ भी फहराता है। इस तरह की चीज देख के वो काफी ज्यादा शायद महसूस कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ वो वहां से चले जाते हैं। इसी प्रकार टेटो काफी समय तक प्रैक्टिस करता रहता है, पर उसमें नाकामयाब होता है। अब वहां पे फर आता है। फर कहता है, आखिरकार तुम अब ये लो, इसका इस्तेमाल कर लो। यानी कि एक नकली फर था। कैशरो उसे बताता है, ये एक डॉल है, तुम्हें इसके ऊपर अपने उस वेपन से अटैक करने की कोशिश करनी पड़ेगी। इसी प्रकार तुम कोर के ऊपर भी अटैक करोगे, पर तुम्हें संभल के रहना पड़ेगा, कहीं ये डॉल तुम पे ही भारी ना पड़ जाए। इस तरह की बात सुनकर वो हैरान था। कुछ नैन वहां से जा रही थी, इसलिए वो डॉल उन पे अटैक करने तो जाती है, पर उसी दौरान हमारा टेटो उस वेपन का इस्तेमाल करता है और उस डॉल को हरा देता है। डॉल थोड़ी बहुत बर्न हो जाती है, पर अब उसके पास में विंग्स आ जाते हैं। वो विंग्स की मदद से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश तो करता है। वो डर के मारे भागने लग जाता है, पर वैसे ही वहां पे लैब्राडोर आ जाता है। लैब्राडोर ने उस डॉल को हरा दिया था। लैब्राडोर जो था अब टेटो को अपने पास यानी कि अपने डोमेन में लेके जाता है, जहाँ पे कि उसे मीठी लस्सी पिलाता है उसके वहां की। अब वो दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं, जहाँ पे कि वो बताता है कि मैं अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, आखिरकार मैं बदला कैसे लूंगा। जिसमें लैब्राडोर कह रहा है, तुम्हें शांत मन से सोचना पड़ेगा, आखिरकार तुम ये सब क्यों कर रहे हो। टेटो की समझ में आ जाती है कि उसका ट्रेजर मिखाइल ऑफ आई नहीं बल्कि उसका फ्रेंड था। उसकी इस तरह की सोच को सुन के उसकी आई ऑफ मिखाइल भी जाग जाती है। तो दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे कि हमें दिखाया जाता है टेटो जो है वो एक जगह से जा रहा था, पर तभी उसके कंधे पे कोई हाथ रखता है, और वो और कोई नहीं बल्कि वहां पे आने वाला हकुरो था। इस लड़के का नाम हकुरो है, जो कि यहाँ पे वो आया हुआ है। ये यहाँ पे बिशॉप के एग्जाम के लिए आया था, पर उसकी सोच कुछ अलग थी। वो यहाँ पे किसी और चीज के लिए भी आया था, पर वो हकुरो जो था वो उसे कह देता है, यानी कि हमारे टेटो को, कि आखिरकार बच्चे भी यहाँ पे बिशॉप के एग्जाम के लिए आने लग गए हैं। आखिरकार बिशॉप का एग्जाम कितने ज्यादा नीचे गिर चुका है। ये कहने के बाद वो वहां से जाने लगता है। टेटो वहां पे जाता है जहाँ पे कि एक एक्सरसाइज चल रही थी। वहां पे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके ऊपर कोर भारी था, पर वहां पे हमें आर्क बिशप को दिखाया जाता है, सेबेस्टियन को, जिसने की बड़ी ही आसानी से उसको हील कर दिया था।
है। ये देख के टेटो हैरान था। टेटो पूछता है कि आखिर उसने ऐसे कैसे किया, जिस पे कैशो से बताता है कि उसका जो जेवियर था वो आसानी से हर किसी को हील करने वाला था और अपने वेपन की मदद से वो बड़ी ही आसानी से कोर के लोगों को हील कर देता था बिना किसी दर्द के। तुम भी ये करना सीख जाओगे, पर थोड़ा टाइम लगेगा, तुम्हें प्रैक्टिस करते रहना है। उसकी बात सुनकर टेटो खुश हो जाता है कि आखिरकार कुछ तो करने को मिलेगा। पर वहीं वो हाकुरो से वापस से मिलता है, जहाँ पे कि हमें दिखाया जाता है कि जो टीटो है वो जैसे ही अपने रूम में जाता है उसे पता चलता है कि हाकुरो ही उसके साथ रूम शेयर करने वाला है। नन को वो कंप्लेंट करता है कि वो हाकुरो के साथ में ही रहना चाहता है, पर सारी नन कहती है तुम्हें हाकुरो के साथ में शायद से टीम बना लेनी चाहिए, वो काफी ज्यादा अच्छा लड़का है। अब वो वहाँ पे रोने लग जाता है इस बात को लेकर, जिसपे हाकुरो कहता है तुम्हें मेरे साथ टीम बना ही लेनी चाहिए, जिसपे वो मना कर देता है क्योंकि वो ऐसे ही अरे गहरे नथु गहरे से टीम नहीं बना सकता है। उसकी ट्रेनिंग नॉर्मल चल रही होती है, जहाँ पे कि उसे अपने वेपन को यूज करने में काफी ज्यादा तकलीफ आ रही थी, जिसके ऊपर हमें पहले से ही कुछ ब्लड स्टेन दिखाया जाता है। अब वो लोग एग्जाम के लिए जाते हैं, जहाँ पे कि एंट्री गेट पे एक बंदा उन्हें सबसे पहले फी मांगता है। फी मांगने वाले बंदे को एकदम से चोक लग जाता है। वो उसे उठाते हैं और इन्फर्मरी छोड़ के आते हैं। लैब्राडोर कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, ये वाकई में कुछ ही समय में ठीक हो जाएगा, तुम जाके अपना एग्जाम दो। जैसे ही वो वहाँ पे अपने एग्जाम देने के लिए जाते हैं वो पहले से लेट हो चुके थे। हकारू और उसके साथ में टीटो भी था। जैसे वो वहाँ पे पहुँचते हैं उनकी इंस्ट्रक्टर जो होती है वो उन्हें वहाँ से चलने के लिए कहती है दूसरी तरफ, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे कोर्स होने वाले हैं, इसलिए वहाँ से टीटो और हकारू दोनों चले जाते हैं। इंस्ट्रक्टर उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे जितने भी वेपन्स हैं तुम्हें इसके इस्तेमाल से उनके ऊपर अटैक करना है, पर इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो कोर है ये नॉर्मल तो है, ये इस पानी से बाहर नहीं जा सकती, ना तुम पे अटैक कर सकती है, पर तुम्हें कुछ ऐसे दृश्य दिखा सकती हैं जिन्हें तुम देखना नहीं चाहते हो। इस बात को सुनकर तो टीटो हैरान था। वहीं हकारू जो था वो कहता है अब तो मुझे देखना मैं कैसे इन पे हमला करता हूँ। वो एक एक करके काफी सारी कोर को नष्ट कर देता है। सारे बच्चे ये देख के हैरान थे, इस तरह की पावर जो कि नॉर्मली किसी में देखने को नहीं मिलती है। वहीं दूसरी तरफ जब हमारा टेटो उसका इस्तेमाल करता है, यानी कि अपने वेपन का, और उन कोर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, शुरुआत में तो वो उसमें नाकामयाब होता है क्योंकि वो अपने वेपन का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। बार बार नाकामयाब होने पे सारे लोग उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि आखिरकार ये ट्रैश कहाँ पे आ गया। हाकुरो से कहता है तुम अच्छे से कोशिश करो। वहाँ पे मास्टर सेबेस्टियन भी आते हैं जो कि उसे कहते हैं तुम्हें गॉड को सर्व करते हुए एक प्रे करनी है, तुम अपने चाहने वालों को किनको बचाना चाहते हो। इस तरह की बात सुन के वो कहता है अगर वो मुझे ताकतवर बनाएगा तब मैं जरूर उसे प्रे करूंगा, और उसे पावर मिल जाती है। उसका वेपन एकदम से बहुत ज्यादा ग्लो करता है और पावर भी काफी ज्यादा आती है। सेबेस्टियन इस तरह का वेपन देख के हैरान था। वो कहता है ये तो फर का वेपन है। फर का वेपन? फर जो की है वो एक ताकतवर बिशॉप है। ये बात सुन के तो खुद हमारे टीटो भी हैरान था। हकारू से मारता है कि उसे बिशॉप फर के बारे में नहीं पता, जो कि सबसे ताकतवर बिशॉप है जिन्होंने की एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा स्कोर किया है। खुद वो ये बातें सुन के तो हैरान था। पर दूसरी तरफ जब वो बातें कर रहे थे, दूसरी तरफ कुछ नन के चिल्लाने की आवाज आती है। उन्हें पता चलता है एंट्री गेट पे फीस लेने वाले बंदे का मर्डर हो चुका है और उसका ब्लड जो है इधर उधर बिखरा पड़ा है। वहीं दूर हमें दिखाया जाता है कि कैसे फर उन्हीं की तरफ देख रहा है। फर इस बार बिल्कुल बदल चुका है। ये बदले की आग है जो कि उसकी आंखों के अंदर उसे दिखाई दे रही है। इस तरह की चीज फर में वो पहली बार देख रहा था टीटो, वो हैरान था। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक लेडी को जिसके हाथ में बच्चा था, उसे अपने फादर की याद आने लग जाती है और धीरे धीरे करके उसकी आंखों के सामने वो सारी चीजें उसे चमकने लग जाती है कि उसके फादर और कोई नहीं बल्कि चर्च के फादर थे। इस तरह की चीज उसे याद आती है। तब वो अपने कमरे में जाता है। कमरे में सोने से पहले वो हकारू से बात करता है और वो अपने वेपन को ठीक से चलाने की उससे बात करने लग जाता है, जिसपे हकारू उसकी मदद करने का वादा करता है और अगले दिन उसे टाइम से उठने के लिए कह देता है। वो दोनों यही सोच रहे थे कि एंट्री फी लेने वाले बंदे को आखिरकार किसने मारा होगा, जिसपे वो लोग कहते हैं कि ये सभी सोचने का भी वक्त नहीं है। अगले दिन अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे टेटो जा रहा था। सारी नन उसे घेर लेती है। वो उनसे पूछने लग जाती है कि आखिरकार उसकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है, आखिरकार वो लाइब्रेरी क्यों जा रहा है, जिसमें बताता है कि वो बिशॉप के टेस्ट का एग्जाम देने वाला है। ये बात सुन के वो हैरान थी। पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है टेटो लाइब्रेरी के अंदर अपने फादर के बारे में पढ़ने की कोशिश करता है जो कि रेक्स के अंदर थे। अब जैसे ही वो किताबें खोलता है एकदम से हवा चलती है और एक पन्ना खुल जाता है जहाँ पे गॉड ऑफ डेथ के बारे में बताया जाता है, जिसने चीफ ऑफ हेवन की बेटी को मार के पृथ्वी पे आ गया था। उसके पीछे 7 घोस्ट को भेजा गया था। वो शब्द किताब के बाहर आ जाते हैं। एकदम से वो कुर्सी पे से गिर जाता है। सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। तभी टीटो हकारू से पूछता है कि मर्डर की मिस्ट्री क्या चल रही है। तभी वहाँ पे फर आ जाता है। फर जैसे ही वहाँ पे आता है वो हकारू को वहाँ पे देख के उसे अपनी मैगजीन्स दिखाता है जो कि उसकी कलेक्शन है। उसे देख के हकारू इम्प्रेस था। पर तभी वहाँ पे सेबेस्टियन आ जाते हैं जो कि फर को डांटते हैं कि आखिरकार वो क्या कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ सेबेस्टियन जो थे वो वहाँ पे टेटो को बताते हैं कि तुम उसकी चिंता मत करो टेटो,
जितने भी बंदों ने उसके मर्डर के अंदर हिस्सा लिया था हम सभी उसे मार देंगे, तुम इसकी चिंता मत करो। इंपीरियल गार्ड्स अपनी सारी की सारी जांचें कर रहे हैं। ये कहने के बाद में वो कहते हैं अगर तुम चिंता करोगे वैसे भी तुम किसी काम नहीं आने वाले हो, तुम सिर्फ अपने टेस्ट की तैयारी करो जो कि बिशप के एग्जाम की है। ये कहने के बाद में वहां से हमारे प्रिंस सेबेस्टियन चले जाते हैं। जैसे इस प्रिंस सेबेस्टियन की वो बातें सुनता है वो कहता है प्रिंस सेबेस्टियन की बातें तो सच है, पर क्या 7 घोस्ट उन्हें सच में मार पाएंगे? जिसके ऊपर सेबेस्टियन कहते हैं तुम चिंता मत करो, इन्वेस्टिगेशन जैसे ही पूरी होगी। अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है जहाँ पे कि दो बिशप बात करने लग जाते हैं कि अगर टेटो अपने ज़ेफिन की मदद से अपने वेपन का इस्तेमाल नहीं कर पाया मिखेल ऑफ आई के साथ में, तब उसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। इस तरह की बात को सुन के तो वो काफी ज्यादा हैरान था। जैसे ही टेटो गेट खुलता है, टेटो गेट पे था। फर देख के ये हैरान था कहीं उसने उनकी बातें सुन तो नहीं ली थी। टेटो वहां से भाग जाता है। टेटो ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। वो कहने लग जाता है कि लोग पहले से ही मेरी आई ऑफ मिखाइल के बारे में जानते थे, इसलिए इतने ज्यादा स्ट्रेंज बनने की कोशिश करते थे। वो कहता है हर कोई मेरी आई ऑफ मिखाइल के पीछे पड़ा है। अब उसे अपने फादर के बारे में याद आने लग जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि एक चर्च के फादर थे। वो एक ऑर्फन था जिसके ऊपर की बजर्क ने काफी सारे अटैक कर दिए थे, बर्ग की इंपीरियल आर्मी ने। उसके बाद उसके फादर ने उसे आई ऑफ मिखाइल दिया, साथ में उसे एक पावर भी दी जिसकी मदद से वो लोगों की जान बचा सकता है। और अपने फादर से इस तरह की पावर को पाके उसकी यादें अपने आप चली गई, क्योंकि सही समय पे ही उसे ये यादें याद आएंगी लोगों को बचाने के लिए। ये बात तो देख के वो काफी ज्यादा रोने लग जाता है। वो दूसरों के कोसने की जगह खुद को कोसता है। कहता है कि शायद से मिकेज और फादर इसलिए मरे क्योंकि मैं कमजोर था। उसके पास में फर आ जाता है। फर को हगारो ने ही ये न्यूज दी थी, इसलिए फर वहां पे पहुंच जाता है। टेटो जो था वो उसे शुक्रिया अदा करता है अभी तक उसने जो कुछ भी किया, पर वो गुस्से से अपना हाथ आगे करते हुए उसके ऊपर कूद जाता है, ये कहते हुए क्या तुम्हें भी मिखाइल ऑफ आई चाहिए जैसे कि वो इंपीरियल आर्मी के कुत्तों को चाहिए। इस तरह की चीज उसके मुंह से तो सुन के हमारा फर जो था गुस्से से उसे डाउन कर देता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी आई ऑफ मिखाइल के पीछे पड़ा हूँ? मैं लोगों को मारने का नहीं बचाने का काम करता हूँ। जिस तरीके से तुम हमारे बारे में सोच रहे हो तुम गलत हो। ये बात सुन के टेटो भी हैरान था। टेटो पहली बार फर को इतने गुस्से में देख रहा था। फर बताता है कि वो उसके फादर को जानता है, उसके पास में जो उसकी पावर है वो आई ऑफ होप की है। इस तरह की बात को सुनकर टेटो जानना चाहता था कि आखिरकार वो उसके फादर को कैसे जानना चाहता है, पर वहां पे हमारा जो फर है वो उसे चीज बताने से मना कर देता है। वो कहता है कि जब आगे टाइम आएगा तब तुम जान जाओगे। यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे कि 3 बिशप बैठे थे, जहाँ पे कि हमारा लैब्राडोर कहता है कि आने वाले जितने बिशप टेस्ट होने वाले उसमें कोई ना कोई एक जरूर इविल पर्सन निकलेगा, सिर्फ हमें इंतजार करना है कि आखिरकार वो है कौन। पर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, हमारे चर्च के सामने वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये सारी बातें फर कर रहा होता है। फर कहता है जैसे ही वो आएंगे मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। उसके बाद सुन के वो सभी लोग खुश तो थे। वहीं दूसरी तरफ जब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है तब हमें दिखाया जाता है टेटो को, जो कि एक सीट पे बैठा हुआ था। वो फादर को याद कर रहा था, पर तभी कैस्ट्रो वहाँ पे आता है। वो उसे ट्रेनिंग देने के लिए आया था। वो उसे ट्रेनिंग देने लग जाता है। वो सबसे पहले थ्योरी बताने लग जाता है कि कैसे हमें वेपन का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। वो उसके ज़ेफिर के बारे में पूछता है, जो कि एक अटैक मोड का था, यानी कि सिर्फ वो एक्सप्लोजिव ही ज़ेफिर का इस्तेमाल कर सकता था। वहीं कैस्ट्रो से कहते हैं तुम्हें इसे बदलना पड़ेगा। वो वहाँ पे काफी सारी फर की डॉल ले आता है, उसी के ही चेहरे जैसी दिखने वाली। वो वहाँ पे फिर ज़ेफिर का एक निशान बनाता है जो कि सीधी लाइन में था। वो उसे कहता है वो उसमें चल सकता है, वो उसमें उड़ सकता है, पर उसके अलावा वो कहीं और पे नहीं जा सकता है। उसे ऐसा ही करना है और इन लोगों से उसके अटैक से बचना है। वो अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है, जहाँ पे ट्रेनिंग में शुरुआत में उसे काफी सारी दिक्कतें तो आ रही थी, पर एट द एंड वो उनमें अच्छा होते जा रहा था। रोजाना वो रात में आता थका हारा। वहीं दूसरी तरफ हमारा हकारू उसके पेट का रोजाना ध्यान रखता। वहीं वो उसके शरीर पे एक सील देखता है जो कि वॉरियर स्लेव की होती है। ऐसे वो समझ जाता है क्योंकि जो इसका ज़ेफिर है वो एक्सप्लोसिव क्यों है, क्योंकि इसने बस शुरुआत से फाइट ही की थी। ये बातें वो उसे शेयर करता है। टेटो भी समझ जाता है कि आखिरकार उसे इतनी दिक्कतें क्यों आ रही है वेपन को यूज करने में। वो हमेशा लोगों को मारने की या मरने की ही सोचता रहता है। वहीं दूसरी तरफ हमें बताया जाता है हकारू आखिर में क्यों एक बिशप बनना चाहता है, क्योंकि उसकी मदर के ऊपर कोर का कब्जा था। वो अपने फादर को बिशप के पास जाने के लिए कहता तो है, पर उसके फादर नहीं मानते हैं। पर तभी वहाँ पे एकदम से फर आ जाता है जो कि उसकी मदर को बचा के वहाँ से गायब हो जाता है। इसलिए वो भी लोगों की मदद करना चाहता है, इसलिए वो यहाँ पे बिशप बनने के लिए है, एक मार्शल आर्ट फैमिली से होते हुए भी। ये बात जान के खुद हमारे टेटो भी हैरान हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे का साथ देंगे इस कठिनाई की जिंदगी में। वहीं दूसरी तरफ हमें टेटो को दिखाया जाता है जिसकी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। वो धीरे धीरे करके जीतने लग जाता है, पर जब एक दिन वो अपने वेपन से अपनी पावर को चैनलाइज कर रहा था, उसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो एक पावरफुल योद्धा पहले से ज्यादा बन चुका है।
इस तरह की ताकत उसके लिए भी काफी तरह हैरान कर देने वाली थी। पहले तो वो कमजोर था, पर अब वो धीरे धीरे करके ताकतवर बन रहा है, यानी कि अब वो अपने आसपास के लोगों को बचा सकता है। वहीं कैस्ट्रो भी उसकी तारीफ करता है। हाकुरो भी उसे ट्रेनिंग करते हुए देख रहा होता है, पर उनका ध्यान तो जब हटता है जब हमें दिखाया जाता है हाकुरो जो होता है टेटो के साथ में वहां से गायब हो जाता है। उनके ऊपर एक कोर ने अटैक कर दिया होता है। वो कोर इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो उनके सामने रुक भी नहीं पा रहे थे, पर हाकुरो ने वहाँ पे टोटा की जिंदगी बचा ली होती है। टेटो को गिरता हुआ देख के बीच में हमें दिखाया जाता है कि कैसे वहाँ पे हमारी एंट्री हो जाती है फर की। फर ने दोनों को बचा लिया होता है। वो कहते हैं बच्चों तुम्हें इस तरह रात में नहीं घूमना चाहिए। ये कह के वो अपने साइड का इस्तेमाल करता है और उस कोर को मार देता है। जैसे ही कोर वहाँ पे मरती है हमें वहाँ पे दिखाया जाते हैं कुछ मिनियंस को जो कि इंपीरियल आर्मी की तरफ से आए थे इनके ऊपर हमला करने के लिए। वही टेटो जो था इस तरह की पावर देख के हैरान था। वो कहता है कि आखिरकार हम पे हमला किसने किया था, जिसके ऊपर फर बताता है ये कोर थी जो कि अब एक लाइफलेस बॉडी में कन्वर्ट हो चुकी है। ये देख के खुद भी वो हैरान थे। वहीं दूसरी तरफ वो इंपीरियल आर्मी के मिनियंस के ऊपर अटैक करता है, पर वो वहाँ से भाग चुके थे। दूसरी तरफ हमें काफी सारे बिशॉप्स को दिखाया जाता है जो कि मीटिंग चल रही थी। उसी मीटिंग के दौरान वो बात कर रहे थे आखिरकार इतनी सारी कोर हमारे चर्च में कैसे दिखाई दे रही है। वहीं कैस्ट्रो ने नहीं बता सकता था ये आई ऑफ खेल की वजह से, इसलिए वो दोनों चुप रहते हैं। कुछ भी बिना बताए ही अपना काम करते रहना उनके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। टेटो की आंखें खुलती है, उसके सामने हाकुरो होता है। वो दोनों ट्रेनिंग पे चलने के लिए कहते हैं क्योंकि काफी ज्यादा समय बीत चुका है। उसकी ये बात सुन के वो भी कहता है हाँ हमें ऐसा ही करना चाहिए। जब वो दोनों वहां से निकलते हैं वो उसी कोर के बारे में पहले बात करने लग जाते हैं कि आखिरकार वो उन कोर ने उनके ऊपर अटैक क्यों किया, और अगर उसने अटैक किया भी तो सबसे पहले हाकुरो ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान क्यों मुसीबत में डाली। जिसपे हाकुरो कहता है कि वो बिशॉप इसलिए ही तो बना है कि वो लोगों की जान बचा सके। उसी दौरान फर भी वहाँ पे आ जाता है। फर उनसे बात करते हुए कहने लग जाता है तुम्हें संभल के रहना चाहिए। वो जो कोर है उसने एक बॉडी ह्यूमन की ले ली थी सोल के साथ में, इसी वजह से वो तुम पे अटैक कर रहा था। और इसी बात में हाकुरो को भी पता चल जाता है कि और किसी की वजह से नहीं टोटा के ऊपर अटैक करने के लिए वो कोर आई थी। वो वैसे ही बीच में पिस गया था, पर तब भी वो उसकी मदद करना चाहता था। ये बात सुनकर टोटा भी उससे वादा करता है कि जब वो ताकतवर बनेगा वो उसका साथ देगा। कुछ नन आती है और टोटा से बात करने की कोशिश करती है, पर टोटा जो था वो कहता है कि मैं वापस से हार्ड वर्क करूंगा और ताकतवर बनूंगा। ये कह के वो लाइब्रेरी की तरफ निकल जाता है कुछ बुक्स पढ़ने के लिए। पर जब वो कुछ बुक्स को ढूंढ रहा था वहाँ पे एक बिशॉप उसी की ही तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही वो बिशॉप वहाँ पे आगे जा रहा था कैस्ट्रो से रोक लेता है। वो बिशॉप जो था एक एम्बलम बाहर निकालता है और टोटा को दे देता है और कहता है तुम्हें नहीं पता है पर बिशॉप तुमसे काफी ज्यादा गुस्सा है, तुम्हें चर्च प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता है। और गुस्से में वो आगे बढ़ने लग जाता है। कैस्ट्रो ये देख के अपनी थ्रेड से उसे पकड़ लेता है और उसे खत्म उसी जगह पे कर देता है। इस तरह की चीज होता हुआ देख के टोटा के मन में एक और सवाल उठ जाता है, क्या सच में चर्च उसे प्रोटेक्ट करना चाहता भी है या सिर्फ एक फेस कार्ड है जो कि वो उसे दिखा रहे हैं। इसलिए वो वहां से चला जाता है। फर भी उसे नहीं रोक सकता था क्योंकि वो अब उसके जितने भी डिसीजंस है उसके ऊपर तो अपना दबाव नहीं बना सकता था। इस बार वो खुद ही छानेगा कि चर्च उसकी मदद करना चाहता है या नहीं चाहता है, इसलिए वो उसे वहां से जाने देता है। वहीं दूसरी तरफ हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है जहाँ पे कि अब हमें दिखाया जाता है कैसे टोटा जो है वो बाहर आ चुका होता है। वो सोच में पड़ चुका था कि आखिरकार हमारा चर्च करना क्या चाहता है। वहीं फर भी कहता है कैस्ट्रो को कि मैं उसके डिसीजन पे अपना प्रभाव नहीं डालना चाहता हूँ, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। कैस्ट्रो से मनाने की कोशिश करता है कि जैसे कि तुम्हें पता है उसने शुरुआत से ही अपनों को खोया है, इसलिए उसे थोड़ा डर है कहीं कोई उसका इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हकारू जो था वो अपने टोटा के पास आता और कहता है अगर तुम्हारा कोई साथ दे या ना दे वो जरूर देगा। उसकी ये बात सुन के वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे कि हमें काफी सारे बिशॉप्स को दिखाया जाता है जो कि आर्क बिशॉप को ये सारी न्यूज़ बता देते हैं कि लाइब्रेरी में क्या हुआ और कैसे हमारे मेन बिशॉप के बारे में वो लोग बात कर रहे थे जिसका नाम फर्स था। ये बात तो सुन के हमारे बिशॉप कहते हैं कि अगर तुमने उसे खत्म कर दिया है तो अच्छी बात है, ये घोस्ट है, उन घोस्ट की बातें किसी और को ज्यादा पता नहीं चलनी चाहिए। जिसके ऊपर लैब्राडोर कहता है ऐसा ही होगा, पर क्या प्रोफेसी हकीकत में बदल जाएगी या नहीं बदलेगी। यहाँ पे प्रोफेसी की बात कर रहे होते हैं जिसके बारे में हमें अच्छे से नहीं बताया जाता है। और फिर हमारा सीन यहाँ से वापस से शिफ्ट होता है जहाँ पे कि अब हमें दिखाया जाता है कि लैब्राडोर जो होता है वो हमारे टोटा के ऊपर जितने भी सील्स है उसके बारे में बात करने लग जाता है। अगर वो सील उसके शरीर से हट गई तो वो अपनी फुल पावर को अनलॉक कर लेगा, जो कि शायद से एक मुसीबत का सबूत बन सकता है। वहीं फर्क जब बच्चों के साथ खेल रहा था उसे एक बुरी एनर्जी का एहसास होता है। उस बुरी एनर्जी का एहसास उसे हर जगह से आ रहा था, इसलिए वो उसके मेन सोर्स का पता करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे करके कुछ टाइम बीत जाता है और कुछ मिनट बाद उसे पता चल जाता है कि ये बुरे एनर्जी का सोर्स कहाँ पे है। वो एक कमरा खोलता है जो कि अंधेरे से भरा था, जहाँ पे कि हमें एक मिनियन को दिखाया जाता है जो कि इंपीरियल आर्मी का ही था। वो एक लाइफलेस बॉडी को उसकी तरफ फेंक देता है और इसी प्रकार काफी सारी और भी लाइफलेस बॉडी को हमें दिखाया जाता है जो कि कोर के कंट्रोल में थी। वो वहाँ पे आ जाती है, वो सारी की सारी फर के ऊपर अटैक करने लग जाती है। फर गुस्से में आके उन सभी को एक एक करके मारने लग जाता है, अपने साइज से 2 हिस्से काट देता है।
अब वो कहने लग जाता है अब तुम मरने वाले हो। ये कहने के बाद में वो उस पिंक हेयर लड़की को मारने वाला था पर वो गायब हो जाती है। तभी वहाँ पे उस कमरे का गेट खुलता है और अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे फर ने एक आम इंसान को मार दिया है। उसके हाथ में एक चाकू था जो कि एक वॉरफेयर का निशान था। ये देखने के बाद जितने भी सैनिक थे उसे बंदी बना लेते हैं। वहीं पे जो बिशप सेबेस्टियन थे वो उसे बचाने के लिए जाते तो हैं पर गार्ड्स उसे मना कर देते हैं बचाने के लिए, क्योंकि इसने यहाँ पे क्रिमिनल्स को मारने की कोशिश की है जो कि इनके चर्च में सहारा लेने के लिए आए थे, इसलिए उसे बंदी बनाया गया है। लैब्राडोर को जब ये बात पता चलती है ये काफी ज्यादा उदास हो जाता है कि आखिरकार ये क्या कर रहे हैं हमारे चर्च के अंदर। वहीं उसे वजह ये बात पता चलती है कि उसने एक नॉर्मल ह्यूमन को मार दिया था कोर समझ के, इसलिए उसे सजा दी गई है। जब ये बात टोटा को भी पता चलती है वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और अब उसे पता चल चुका था कि आखिरकार चर्च उसका साथ दे रहा है। पर तभी लैब्राडोर उसे एक जगह पे लेके जाता है जिसे कि आई ऑफ रियलिटी कहा जाता है। वो जैसे ही वहाँ पे छोड़ते हैं और कहते हैं अगर तुम्हें सच जाना है तो तुम यहीं पे खड़े रहो। जैसे ही वो वहाँ पे खड़ा होता है उसके सामने एक फिगर इमेज बन के आ जाती है जो कि चर्च के फादर की थी, जिसका कि नाम और कुछ नहीं बल्कि फर्ज ही था। फर्ज नाम सुन के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये नाम इनका कैसे है। कुछ समय पहले जो बिशप आया था उसने भी यही नाम लिया था, ये क्या चल रहा है। तब उसे कुछ मेमोरीज वापस से अनलॉक हो जाती है जिसमें कि उसके चाहने वालों का उसे नाम पता चल जाता है। जैसे ही वो उस जगह से बाहर आता है वहाँ पे कैशर जो था उसे अब हर एक चीज की सच्चाई बताने लग जाता है कि कैसे बिशप फर्ज जो थे वो इसी चर्च का एक हिस्सा हुआ करते थे, पर यहाँ पे जब गॉड ऑफ डेथ की जितने भी बॉडी के हिस्से थे वो उन्हें लेके यहाँ से भाग गए और किंगडम ऑफ रैग में जाके छिप गई। इस बात से इंपीरियल आर्मी ऑफ बिजरबर्ग को जो काफी ज्यादा गुस्सा आया, इसी वजह से उन्होंने रैग के किंगडम के ऊपर अटैक कर दिया, ये जानते हुए कि शायद से वो आने वाले टाइम में बगावत कर सकते हैं बाकी लोगों के साथ में मिलके। इसी वजह से तुम्हारे किंगडम के ऊपर हमला हुआ था और उसने उसे मारा था। पर ऐसा भी हो सकता है कि कहानियों को मैनिपुलेट किया गया हो रैग के किंगडम को हराने के लिए, क्योंकि इसी की ही मदद से वो मिखाइल ऑफ आई को अपने हाथों में कब्जा सकते हैं और एक अनलिमिटेड पावर ऑफ सोर्स को अपने हाथ में ला सकते हैं। आखिर में सच किसी को भी नहीं पता चला है। जितने भी ताकतवर लोग हैं वो हिस्ट्री को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। अगर तुम्हें सच का पता लगाना है तो अब तुम्हें भी ताकतवर बनना पड़ेगा, तभी तुम ये सारी चीजें जान पाओगे। और रैग किंगडम का ये हाल किसने किया, जिसपे टोटा कहता है मैं जरूर अपनी पूरी कोशिश करूंगा सच को सामने लाने की। और फर यानी कि जो कि अब उसका मास्टर है, एक तरीके से वो उसको भी इंसाफ दिलाने की अपनी पूरी कोशिश करेगा, चाहे उसके अंदर उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। पर टोटो को क्या पता था उसके पीछे बुरी किस्मत हाथ धोके पड़ी है। जैसे ही वो वहाँ पे उस जगह पे बात कर रहे थे उसकी किस्मत का सबसे बुरी अनाउंसमेंट होती है जहाँ पे कि हमें लैब्राडोर को दिखाया जाता है। उसकी जितनी भी वाइन्स थी वो वहाँ पे आके उसे बताती है कि फर को सब्जुकेट करने की न्यूज आ चुकी है, यानी कि उसे मार दिया जाएगा कुछ ही समय में। ये बातों सुन के वो सभी लोग हैरान थे, वो जानना चाहते थे कि आखिरकार फर को इस तरह की खतरनाक सजा क्यों मिल रही है। उसने इतना बड़ा कोई गुनाह भी नहीं किया, एक ही तो आदमी को मारा है, उसके लिए मौत की सजा ये तो नामुमकिन है। अब हमें बिशप सेबेस्टियन को दिखाया जाता है जो कि सबसे बड़े बिशप से मिलने के लिए जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि आखिरकार आपने उसे इस तरह की सजा क्यों दी है। चीफ बिशप भी नहीं चाहते थे कि वो फर को इस तरह की सजा दें, पर कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे ही बन चुके हैं कि उसे शायद से यही सजा देनी पड़ेगी, क्योंकि उसने जिस वेपन से उस नॉर्मल आदमी को मारने की कोशिश की थी उसे वॉरफेयर में ही यूज किया जा सकता था। वो उसने एक नॉर्मल इंसान को मारा जो कि बिना कोर के था, यानी कि वो कोई शैतान नहीं था, ना किसी शैतानी ताकत के काबू में था, इसलिए उसे ऐसी ही सजा दी जा रही है। ये मेरे अकेले का फैसला नहीं है, ये पूरे काउंसिल का फैसला है जिसे कि हमें पूरा करना पड़ेगा। और उसने जो वेपन का इस्तेमाल किया है उसकी वजह से चर्च के ऊपर जो डोमेन बना हुआ था जिससे कि हमारा चर्च सुरक्षित रहने की अपनी पूरी कोशिश करता था, वो डोमेन भी टूट चुका है। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है टोटा को, जो कि नदी के पास में था जहाँ से कि एक नॉर्मल नदी बहा करती थी। वो सोचने लग जाता है फर के बारे में कि फर को क्यों मारा जा रहा है, पर तभी वहाँ पे मरमेड आती है जो कि उसे एक रास्ता दिखाती है जहाँ से कि वो बड़े ही आसानी से फर तक पहुँच सकता है। वो उसका पीछा करता है। वो मरमेड उसे धीरे धीरे करके एक नॉर्मल रिवर से ले जाते हुए एक खाई के अंदर ले जाती है जहाँ पे कि पानी भरा हुआ था। वो अपने सामने देखता है और वहाँ पे वो सांस नहीं ले पा रहा होता, इसी वजह से मरमेड उसे कुछ खिलाती है जिससे कि वो वहाँ पे सांस ले पा रहा था कुछ समय के लिए। वो धीरे धीरे करके अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे कि अब हमें एक जगह को दिखाया जाता है जिसे कि तोड़ने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है टोयोटा, पर वो अपने जितने भी वार का अटैक कर ले वो उस जगह को नहीं तोड़ पा रहा था। पर तभी उसे एहसास होता है कि वहाँ पे फर की प्रेजेंस है। फर जैसे ही वहाँ पे आता है वो उससे कहने लग जाता है कि तुम इस तरह की कोशिश मत करो, अगर मैं यहाँ से आज़ाद होना चाहता हूँ तब मैं यहाँ से आज़ाद होकर बड़ी ही आसानी से निकल सकता हूँ, पर अगर मैं यहाँ से आज़ाद होकर निकल गया तब यहाँ चर्च के लोग मुझे एक ट्रेटर समझेंगे और मुझे वाकई में यहाँ पे गद्दार मान लिया जाएगा।
और जिससे कि मैं अपनी जिंदगी नहीं बचा सकता हूँ। पर दूसरी तरफ टोटा रोने लग जाता है। वो उसे अपने एक बड़े भाई की तरह मानता था, जिसे कि उसी की ही आंखों के सामने मारा जाएगा। ये देख के वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। वो उसे यहाँ पे बचाने के लिए ही आया था और अब उसे यहाँ से बिना बचाए तो जा नहीं सकता है। पर दूसरी तरफ फर जो था वो उसे अपनी मोटिवेशनल लाइन चिपकाने लग जाता है, ये कहते हुए कि तुम जानते हो मैं कितना पावरफुल हूँ, ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, तुम वैसे ही मेरी फिक्र कर रहे हो। वो उसे उसी बुक के एक पेज के बारे में बताता है जिसके अंदर हमें ताकतवर की फिक्र नहीं करनी चाहिए, जो कि सच्चाई की राह पे चल रहा है। उसकी इस तरह की बात को सुन के जो टोटा था वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है, ये कहते हुए कि फर तुम वाकई में क्या तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, पर ये हमारी लास्ट मुलाकात नहीं है, इसके बाद हम एक और बार मिलेंगे। ये कहने के बाद में फर जो था टोटा को वहां से भेज देता है, क्योंकि वो पानी में ज्यादा समय तक और सांस नहीं ले सकता था। अगर वो ज्यादा समय तक रहा तो शायद से वो अपनी सांस फूलने के ही कारण मारा जा सकता है। अब फिर ये कहने के बाद में एक सिग्मा ऑरा निकालता है अपने शरीर से बाहर और एक स्माइल पास करता है। उसकी स्माइल देखते हुए टोटा को काफी ज्यादा उदास फील होने लग जाता है, पर वहां से उसे मरमेड सही समय पे ले जाने लग जाती है, क्योंकि उसकी पानी के अंदर सांस फूल रही थी। पर जाते जाते उसे एक चीज याद आने लग जाती है कि कैसे हमारा मिकेज के साथ एक प्यारा इंसिडेंट दिखाया जाता है, जहाँ पे कि मिकेज से टोटा ने पूछा था कि एक स्माइल कैसे करते हैं, जिसपे मिकेज ने बताया था कि अपने शरीर की सारी मसल्स को ढीला छोड़ दो और लंबे हो जाओ, उसी के बाद तुम स्माइल कर पाओ, क्योंकि छोटे लोग स्माइल नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद टोटा की फोर्स स्माइल देख के तो उसे काफी ज्यादा हंसी आ जाती है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे कि अब टोटा थोड़ा नॉर्मल हो चुका था। जैसे ही वो पानी के बाहर आता है, हाकुर उसे एक टॉवल देता है अपना शरीर पोंछने के लिए, और वो कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अकेले ही फर को बचाने जाने के लिए की, हमने दोनों ने वादा किया था कि एक दूसरे का साथ देंगे, तुम अपना वादा क्यों तोड़ रहे हो। इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पे एंड होता है।